सेक्शन 8 कंपनीज में कैसे जनरल मीटिंग होता है, उसकी नोटिस वगैरह कैसे जाती 14 days नोटिस जाता है उसका, है? 14 दिन पहले। उसका भी मतलब सब प्रोसेस यही रहता है? नहीं नहीं, अलग होता है, बताऊंगा जब आएगा ना सेक्शन 8 कंपनी। उसमें जनरल मीटिंग चैप्टर से अलग है क्या ये? थोड़ा सा अलग है। धन्यवाद। चलिए लेट अस स्टार्ट। चलिए लेट अस स्टार्ट गाइस। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। In the last class, we have discussed company secretary, right? Company secretary, class number 2. That is given. अच्छा, इसकी ना एक क्लास हो चुकी है और आई वुड से दैट जिसने अब लास्ट क्लास नहीं ली है, जो मैंने पहले बोला था, वो आप अब इसी क्लास से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता अभी, लेकिन हाँ मैं एक 10 मिनट का रिकैप जरूर दे दूंगा आपको, बट उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, आप रिसेप्शन पे बोल दीजिएगा, आपको वो बैकअप क्लास दे देंगे। यूट्यूब का लिंक है, लास्ट क्लास भी यूट्यूब पे हुई थी, ये वाली भी यूट्यूब पे ही हो रही है, तो वो लिंक आपको मिल जाएगा, तो वो बैकअप देख लीजिएगा एंड मुझे लगता है ईजिली समझ में आ जाएगा। वैसे जो ये टॉपिक है कंपनी सेक्रेटरी, मुझे लगता है आपने बचपन में भी पढ़ाई है शायद, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट दिस प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी। और जो कंपनी सेक्रेटरी है, कोई बता सकता है हु इज कंपनी सेक्रेटरी? द मेंबर ऑफ आईसीएसआई। जो आईसीएसआई का मेंबर है वही कौन है? कंपनी सेक्रेटरी है। और क्या आपको लगता है कि आप लोग कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे? हाँ जी। क्या आपको लगता है कि आप कंपनी सेक्रेटरी बनने के लायक हैं? अच्छा लायक है, बट बनोगे नहीं? नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। ये ये डिम्पल कह रही है कि हम लायक तो है बट बनेंगे नहीं। एटीट्यूड, अच्छा। गुड, चलो लिखो। तो जो ये शट अप श्रुति, कंपनी सेक्रेटरी लिखिए। अब कंपनी सेक्रेटरी कौन है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई। और मेंबर ऑफ आईसीएसआई, और ये कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 21C ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। तो ये कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 में डिफाइन है, अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई। जो बंदा आईसीएसआई का मेंबर है वही कंपनी सेक्रेटरी है। अब एक सवाल है, आईसीएसआई का मेंबर कौन है? हु इज द मेंबर ऑफ आईसीएसआई? जो एग्जी क्लियर कर ले, प्रोफेशनल क्लियर कर ले, एंड वो जो भी ट्रेनिंग्स हैं वो कंप्लीट कर ले, देन यू बिकम अ मेंबर। ईसोप?
हाँ वो सब इसमें आ गया ट्रेनिंग में, ईडीपी हो गया। और आजकल तो हमारे टाइम पे तो ना एमएसओपी होती थी, हमारे टाइम पे क्या होती थी एमएसओपी, अब आपका तो सीएलडीपी होगा, मतलब ट्रेनिंग वही है बस नाम बदल दिया है। तो जब आप सीएस बन जाएंगे, जब आप सारे एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो देन आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, दैट इज हमारे टाइम पे एमएसओपी होती थी 15 दिन की, आपकी 21 दिन की होगी 20 आपकी 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, नहीं सॉरी आपकी 21 दिन की होगी, बट हमारे टाइम पे 15 दिन की हुआ करती थी, तो 15 डेज एक्चुअली। तो 15 दिन की ट्रेनिंग हुआ करती थी, बट अभी तो न्यू सिलेबस में वो 21 दिन की हो जाएगी, हैं 21 महीने की, हाँ 21 महीने की है। लिखो अच्छा क्या हुआ, मैं आपने एमएसओपी की बात करी, तो आई शेयर वन थिंग विद यू रिगार्डिंग एमएसओपी, जो ये ट्रेनिंग है, शुड आई शेयर? लेकिन आप चुप रहोगे तो बताऊंगा, और ये बीच में अगर तुमने डिस्टर्ब किया तो मैं फिर एग्जाम्पल और ये बीच में रोक दूंगा, ठीक है? कीप क्वाइट। सुनो, अब हुआ क्या, दैट इज हम लोग हमारे टाइम पे एक्चुअली क्या होता है, जब आप सीएस प्रोफेशनल क्लियर कर लेते हो, और सीएस प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद आपकी जो वो ट्रेनिंग होती है 21 महीने की, हमारे टाइम पे तो 12 महीने की होती थी, लेकिन अब 21 महीने की है। तो जब आप वो 21 महीने की ट्रेनिंग कर लेते हो, तो क्या मैं बोलूँ सारे पड़ाव खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जब सब कुछ ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और आपके सारे पेपर क्लियर हो जाते हैं, तो एक लास्ट पड़ाव बचता है, द लास्ट स्टेप। और लास्ट स्टेप एक ट्रेनिंग होती है, आईसीएसआई वो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाता है, और हमारे टाइम पर उस ट्रेनिंग को नाम दिया जाता था एमएसओपी, और ये 15 दिन की होती थी। और दैट इज आई वुड से अब आपके टाइम पे वो एमएसओपी का नाम बदल के वो सीएलडीपी कुछ कर दिया है, और दैट इज 21 डेज समथिंग, तो कुछ ऐसा है। लेकिन बात वही है, ट्रेनिंग वही है। अब ये ट्रेनिंग कब करनी है? इन द एंड, सबसे लास्ट में करनी है, और ये लास्ट पड़ाव है। और जब आपकी पूरी ट्रेनिंग 21 महीने की खत्म हो जाएगी, आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, तो वो ट्रेनिंग फिर आपको कंडक्ट करनी पड़ेगी। अच्छा ये कौन करवाएगा? आईसीएसआई। अच्छा आपको पता है ये आईसीएसआई का एक ऑफिस है प्रसाद नगर में, एनआईआरसी, नाम सुना आपने? गए कौन कौन प्रसाद नगर एनआईआरसी गया हुआ है? और अगर कोई नहीं गया तो जाना जरूर, आप स्टूडेंट है आईसीएसआई के तो जाना जरूर, किसी दिन मिलकर सारे देखा क्या दिक्कत है। हाँ हाँ मार सकते हो। तो अब यहाँ पर, और यहाँ पे आपको जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या है कैसे है। और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये जो आईसीएसआई का वो जो ऑफिस है एनआईआरसी प्रसाद नगर, वहाँ पे ये ट्रेनिंग कंडक्ट होती है। ये वहाँ पे ये, और मतलब वहाँ पे नहीं दूसरी जगह भी हो सकती है, लेकिन आपको मैं हाईली सजेस्ट करूँगा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप जो ये प्रसाद नगर वाला सेंटर है ना, ये वाली ट्रेनिंग आप यहीं पे करना। और भी दूसरी जगह होती है, लेकिन आपको जैसे गुड़गांव भी होती है, लेकिन आपको नोएडा भी होती है, वहाँ नहीं करनी। कहाँ करनी है? क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टी और क्राउड आता है दैट इज बेस्ट, यहाँ पे बेस्ट आता है, और यहाँ पे जो ग्रूमिंग होती है वो बेस्ट होती है। और यहाँ पे होता क्या बेसिकली, आप सुन लो जरा ध्यान से, आपके काम की चीज़ है। इसमें जो ये ट्रेनिंग होती है, जैसे मैंने बोला 15-21 दिन की, अब तो 21 दिन की मान लो, अब 21 दिन बोल रहा हूँ, 21 दिन की होती है। अच्छा इसमें 50 से 60 बच्चों का बैच बनता है, मतलब ये ट्रेनिंग ऐसे नहीं कि इसमें 500 बच्चे आ गए, 50, अब है ना बोलना नहीं है, सुन लो बस चुप करके, अपनी राय अपने पास ही रखो। 50 से 60 बच्चों का ग्रुप बनता है, और वो 50 और 60 बच्चे क्या होते हैं, क्या मैं बोलूँ, दे आर क्वालिफाइड। क्योंकि कौन आ रहा है करने के लिए? जिसने ट्रेनिंग वगैरह सब कंप्लीट की हुई है ना। तो वो 50-60 लोगों का बैच है, और उसके अंदर है ना अलग अलग फैकल्टीज आती हैं, और उसके अंदर वो अलग अलग फैकल्टी, वो टीचर्स नहीं आते हैं, वो है ना इंडस्ट्री के लोग आते हैं। जैसे क्या पता कोई कभी टाटा का कंपनी सेक्रेटरी आ जाए, क्या पता कभी रिलायंस का कंपनी सेक्रेटरी आ जाए, तो वो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि अब तो आप सीएस बनी गई हो, अब तो थोड़ा सा पढ़ाओ बच्चा, 21 दिन की बात है, और बस एक ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग में आपको ग्रूम किया जाता है, और इंडस्ट्री के बड़े बड़े कंपनी सेक्रेटरी आके आपसे मिलते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। और वो ट्रेनिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होती है, लगातार 21 दिन, संडे सैटरडे ऑफ होता है। तो इस तरीके से वो चलती है आपकी ट्रेनिंग।
एंड वहाँ पे इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग आके आपको वो ट्रेनिंग में चीज़ें सिखाते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और मैं आपको बता दूं, मेरी ज़िंदगी के जो ये 15 दिन थे, दे वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। और आपको भी फील होगा जब आप वो 21 दिन की ट्रेनिंग करोगे, ये 15 दिन ज़िंदगी के बेहतरीन दिन होंगे आपके, तो जब आप ये ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे। और अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं और अलग अलग चीज़ें सिखा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें आपको समझने को आ रही है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो वो 50-60 लोग हैं वो सिर्फ दिल्ली के नहीं हैं, जो आपके बैचमेट्स हैं वो अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे NIRC में बेस्ट ये वाली ट्रेनिंग होती है। बेस्ट तो है ना, मुंबई से, कोलकाता से, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपके कनेक्शन बढ़ेंगे। क्या मैं बोलूँ, आपके कनेक्शन इमीडिएटली 60-70 लोगों के साथ बढ़ जाएंगे, जो 60-70 लोग आपके बैच के हैं। और क्या मैं बोलूँ, अलग अलग स्टेट के कंपनी सेक्रेटरी से आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। आप सबके नंबर सेव करें, अपने नंबर शेयर करें, एंड डेफिनेटली क्या होगा, एक ग्रुप बना लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। हमारे केस में भी ऐसा हुआ, आप भी ऐसा करेंगे। और इसका अब आपके एरिया में और आपके पूरे इंडिया में आपके 60-70 लोग ऐसे हैं कंपनी सेक्रेटरी जो आपको भी जानते हैं। क्या कितना गजब की चीज़ है, सोच के देखिए। अच्छा, उनके जो दोस्त होंगे, अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो क्या उनके दोस्त से भी आपकी जान पहचान हो सकती है। तो वो हमारा जो सर्कल है ना, वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये कैसी ट्रेनिंग है, इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, जितने भी लोग वहां पे आ रहे, अच्छा जो फैकल्टी आ रही है, रिलायंस का कंपनी सेक्रेटरी, टाटा का कंपनी सेक्रेटरी, क्या उनके साथ भी आप अपने कनेक्शन बढ़ा सकते हैं? क्या उनके साथ भी आप अपने नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? क्या फिर वो आपको ट्रेनिंग देने में हेल्प कर सकते हैं? क्या वो लोग आपको जॉब देने में हेल्प कर सकते हैं? क्या आपको काम देने में हेल्प कर सकते हैं? आंसर इज यस। अच्छा, वो जो 60-70 लोग हैं जो कंपनी सेक्रेटरी हैं, कैसा हो सकता है उसमें से 40 लोग जॉब कर रहे हो और हो सकता है 20 लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या वो 20 लोग उन 40 लोगों को बोल सकते हैं, यार तेरी कंपनी में जो भी काम होगा मुझे दे दियो? ये क्या सिखा रहा हूं, कई लोग बोलते हैं ना प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करें, सर काम कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। यू हैव टू बिल्ड योर नेटवर्क। और क्या वो 60-70 जब लोग आएंगे और जो वो इंडस्ट्री के लोग आपसे वो 21 दिन मिलेंगे, तो क्या आपके अच्छे कनेक्शन बिल्टअप हो जाएंगे? आंसर इज यस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो वो जो ट्रेनिंग है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये ट्रेनिंग आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट है और आपकी ज़िंदगी के बेस्ट डेज होंगे, हर किसी के होते हैं। और मेरे साथ क्या हुआ दैट, इसमें एक चीज़ और होती है दैट और आपके लिए एक चीज़ अभी बता दूँ आपको कि जो ये 21 दिन की ट्रेनिंग होगी ना, इसमें कितने लोग होंगे? 50-60-70 लोग जो भी हैं। और कैन वी से दिल्ली के होंगे, ऑल ओवर इंडिया से आएंगे। तो क्या दे वुड बी द बेस्ट कंपनी सेक्रेटरीज? हाँ या ना? तो उसके अंदर है ना, जो बाहर से फैकल्टीज आएंगी, उसके अंदर पता है क्या होता है, क्वेश्चन सेशन होते हैं, आपसे पूछा जाता है, आपको डिबेट के लिए स्टेज पे बुलाया जाएगा। तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है। जैसे कोई कंपनी सेक्रेटरी आ गया, अब वो सुबह 9 बजे से लेकर, मान लो रिलायंस का कंपनी सेक्रेटरी आया मंडे को, तो वो 9 से 5 बजे तक ट्रेनिंग होगी। तो वो 9 से 5 बजे चुटकुले थोड़ी ना सुनाएगा यार। वो क्या करेगा, आपसे इंटरेक्शन करेगा, आपको इन्वाइट करेगा, आपकी डिबेट करवाएगा, यू नो कॉम्पिटिशन्स होंगे, वहीं पे कॉम्पिटिशन होंगे। इस ट्रेनिंग के अंदर बड़ा मजा आता है। और फिर आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, और आपकी परफॉर्मेंस अगर बेस्ट होती है तो जो 60-70 लोग हैं जो बेस्ट तो बेस्ट है, उसमें से एक आदमी को चुना जाता है मिस्टर MSOP, या फिर मिस्टर, आपके केस में क्या बनेगा, CLDP। तो आपको वो चूज किया जाता है, लेकिन आउट ऑफ द बेस्ट वो फिर आपको अवार्ड मिलता है, एक शील्ड मिलती है, एक ट्रॉफी मिलती है, दैट यू आर द मिस्टर CLDP या यू आर मिस्टर MSOP। और पता है, इट गिव्स यू प्राउड कि यस, इतने सारे कंपनी सेक्रेटरी थे, ऑल ओवर इंडिया से थे, उसमें से आप बेस्ट हो। अच्छा, जब आप अपना रिज्यूमे बनाओगे तो क्या उसके अंदर भी लिख सकते हो कि हमें वहाँ पे मिस्टर MSOP का अवार्ड मिला हुआ है? तो क्या आपको, मुझे बताओ, 10 अगर रिज्यूमे सामने वाले के पास पड़े हैं और आपके में ये लिखा हुआ है, तो क्या आपका रिज्यूमे पहली बार में सिलेक्ट हो जाएगा? यस। मतलब बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और आपको पूरी कोशिश करनी है कि वहाँ पे जाके आपकी, अच्छा कौन मिस्टर MSOP बनता होगा? जो कैनवीस है, जिसकी नॉलेज बड़ी स्ट्रांग होगी, क्योंकि वहाँ पे वो बड़े बड़े कंपनी सेक्रेटरी के साथ इंटरेक्शन एंड ऑल। आप मुझे बताओ, मुश्किल होगा या नहीं होगा? आंसर इज यस। और सिर्फ एक नहीं है, कैनवीस आप किसके साथ फाइट कर रहे हो? इंडिया के बेस्ट कंपनी सेक्रेटरीज के साथ, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। अब वो स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। ये ट्रेनिंग तो लास्ट पढ़ा होता है, बताया मैंने अभी। रिगार्डिंग दिस, तो वो प्रोफेशनलिज्म, वो 21 दिन आपको प्रोफेशनल बना देंगे। दैट विल हैपन इन दैट केस। आर गेटिंग? मेरे केस में क्या हुआ, हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग थी और मैं वो ट्रेनिंग करने के लिए चला गया। मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 12 साल 13 साल, मतलब काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। और मुझे लगता है ये बात हम इसलिए शेयर करते हैं, हर बैच में शेयर करते हैं, जस्ट फॉर द केस, जस्ट फॉर द मोटिवेशन दैट यू कैन इंस्पायर्ड। बड़ी पुरानी बात है दैट जब मैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए गया, मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम ये थी, मैं बड़ा शाय काइंड ऑफ पर्सन था। मेरे से ना बोला नहीं जाता था। अगर सामने अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो है ना, मैं बोल ही नहीं पाता था उसके साथ, ना इंग्लिश में ना हिंदी में। इंग्लिश बोलनी तो वैसे ही मुश्किल है,
और हिंदी में भी आदमी बोल नहीं पाता है। और मैं जैसे कोई भी, अच्छा मैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ तो बोल पा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई नया बंदा या कोई इंडस्ट्री का आदमी, कोई प्रोफेशनल आदमी आ रहा है तो जबान ही नहीं खुलती थी। अ शाई काइंड ऑफ पर्सन, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन आई वॉज। और मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था। और मैं बताऊं, एज अ कंपनी सेक्रेटरी मैं आपको बता दूं, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और अगर आप अपनी बात सामने वालों को बता नहीं पाएंगे तो आप एक सक्सेसफुल आदमी जिंदगी में नहीं बन पाएंगे इस प्रोफेशन के अंदर। आपका बोलना, कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आप एक बेटर और अच्छे कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं। यू कैन बी एज नॉलेजेबल एज एनसाइक्लोपीडिया, बट इफ यू कांट कम्युनिकेट दैट इज यूजलेस। नॉलेज होना एक अलग चीज है, उसको कम्युनिकेट करना एक अलग चीज है। Are you getting this? अब हुआ क्या मेरे से, अच्छा आई हैव गुड नॉलेज एट दैट टाइम, और लेकिन मैं बोल नहीं पाता था, मैं अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर पाता था, चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। लेकिन जब मैं वो ट्रेनिंग करने के लिए गया तो मैंने कसम खा ली पहले दिन ही कि आज मैं अपने आप को ये चैलेंज दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना, जब चीज़ें गलत होती हैं तो हम अगर अपने आप को चैलेंज देना कि हमें करना ही है, तो वो मुझे लगता है वो ज़बरदस्ती चीज़ें हो जाती हैं। अब क्या हुआ दैट मैंने अपने आप को चैलेंज दिया और मैंने कसम खा ली कि अब ये जो ट्रेनिंग होगी ना, इस ट्रेनिंग के अंदर मैंने चुप नहीं रहना, मैंने खूब बोलना है, फालतू नहीं बोलना, सही चीज़ें बोलनी है, सही टाइम पे बोलनी है। तो दैट इज ही, मैंने कसम। और बस मेरा पर्पस क्या था कि जो मेरा नेचर है, जो मैं बोल नहीं पाता, मैं उससे बाहर आ जाऊं और मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर लूं और मैं जो मेरी कमी है वो दूर हो जाए। दैट वाज द ओनली पर्पस, क्योंकि अगर मैं ऐसा रहा तो मुझे पता था मैं सीएस में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। तो मैंने कसम खा ली। एंड द फर्स्ट डे, और जो फर्स्ट डे था, अच्छा फर्स्ट डे कोई फ्रेंड नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट डे तो लोग बस एक दूसरे की शक्लें देख रहे होते हैं, किसी को नहीं पता कि इसका नाम क्या है। वो तो एक दो दिन के बाद वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं। नाउ अब जो फर्स्ट डे है, अब फर्स्ट डे दैट इज सब देख रहे हैं, एक दूसरे को बात कर रहे हैं, एंड मैं भी बैठा हुआ हूँ और मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करनी नहीं आती। यस अब हुआ क्या, अब फैकल्टी आ गई। अब जो फैकल्टी आई उसने पहली बार क्या पूछा पता है, रेज योर हैंड, कौन स्टेज पे आके इंग्लिश में अपने बारे में कुछ बताना चाहता है। तो फैकल्टी ने क्या दिया, बोला फिर सबसे पहले, फर्स्ट डे, फर्स्ट फैकल्टी, फर्स्ट शो, क्या बोला, कौन सबसे पहले, आप क्या करो, आपका पहला दिन है तो अपने आप को सब डिस्क्राइब करो, लेकिन डिस्क्राइब हिंदी में नहीं करना, किस में करना है, इंग्लिश में करना है। सबने हाथ खड़े किए, बट मैंने हाथ खड़ा नहीं किया, मैं स्टेज पे चला गया, क्योंकि कसम क्या खाई थी, अब रुकना नहीं है, क्योंकि अब रुकेंगे, दिस इज द टाइम, इट इज अ हाई टाइम, अब रुकेंगे तो फिर जिंदगी खत्म है। तो मैंने हाथ खड़ा ही नहीं किया, मैं कहाँ पहुंच गया, डायरेक्ट स्टेज पे। वो हाथ खड़े करते रह गए और मैं स्टेज पे आ गया, और वो जो फैकल्टी था वो कह रहा, वाह, उसे लगा ये पता नहीं क्या कर देगा अब वो मुझे पता मैं क्या करूंगा। अब व्हाट हैपन, अब वो जो 50 60 70 लोग बैठे हुए हैं, उनको मेरे बारे में नहीं पता और पहली बार वो मुझे देख रहे हैं स्टेज पे। अब मैं गया, एंड दैट इज, मैं आपको बता दूं, पहली बार जब आप स्टेज पे आते हो ना और सामने 60 70 लोग बैठे होते हैं, पैर कांप जाते हैं, मैं आपको बता दूं, यू गेट शिवर्ड। और जब मैं आया वहाँ पे स्टेज के ऊपर और मेरे को माइक दिया गया, ऐसा पोडियम होता है वहाँ पे, माइक दिया गया और मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, और मैं मतलब ऐसे बोल रहा, मैंने पहली लाइन तो मुझे याद थी, मैंने बोल दी, माई सेल्फ CS अनूप जैन। उसके बाद मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है और मैं ऐसे फंबल करके बोल रहा हूँ, आधी इंग्लिश टूटी फूटी, और आई स्टडी CS, आई दिस, आई स्टे इन द्वारका, मतलब ऐसे टूटा फूटा बोल रहा हूँ। और है ना, सामने वाले 2 लाइन बोलते ही जैसे मैं बोल रहा हूँ हंसने लग रहे हैं, और खूब हंस रहे हैं। और किसके ऊपर हंस रहे हैं, मुझ पे ही हंस रहे हैं। पहली बात तो फर्स्ट डे है, पहली बार कोशिश कर रहा हूँ, एंड दुनिया हंस रही है, और मैं बता नहीं सकता हूँ कि मतलब रोने जैसी हालत हो गई है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और फिर पता है साथ में, जैसे अब है ना, ऐसे आप बैठे हो तो अगर आप बात करोगे तो सुनाई भी देता है। अब वो सारे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी वो आपस में बात कर रहे हैं, आता जाता है नहीं, CS बन जाते हैं, तो ऐसी बातें हो रही हैं, मेरे बारे में हो रही हैं, और मैं सुन भी रहा हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और फिर वो जो फैकल्टी है वो भी हंस रहा है, और फिर वो कह रहा है कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। और आई कांट एक्सप्रेस कि वो जो सिचुएशन है, शायद कभी आपके साथ हो तो आपको पता चलेगा, मतलब दैट इज बियॉन्ड वर्ड, मतलब इतनी बेइज्जती शायद कभी महसूस नहीं की। और मैं जाके बैठा अपनी सीट पे, और साथ में एक लड़की बैठी हुई है, उसके साथ में एक और लड़की बैठी हुई है, और वो दोनों आपस में मेरी बात कर करके हंस रहे हैं भाई गजब, मतलब वहां पे तो जो बेइज्जती हुई यहां पे और हो रही है भाई।
अच्छा उसके बाद है ना वो लंच ब्रेक हो गया, फिर लोगों ने अपना इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू कह रहा हूँ, वो अपने बारे में डिस्क्राइब किया, और वो लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक के अंदर अच्छा बात किसके बारे में हो रही है, अब सब मुझे देख देख के हंस रहे हैं। अच्छा मेरे से कोई बात भी नहीं कर रहा, अब कह रहा इससे नहीं बोलना, ये तो डफर है भाई, इससे बात नहीं करनी। और कोई मेरे से अच्छा सबके ना धीरे धीरे लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, उनके ग्रुप बन रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, आप कहाँ से, मैं बेंगलोर से, मैं दिल्ली से, ऐसे बातें हो रही है। मैं कह रहा हूँ मेरे से कोई क्यों नहीं पूछ रहा भाई। अच्छा मैं आराम से वहां पे अकेला लंच कर रहा हूं, और बाकी अब सबके ग्रुपिज्म हो गए हैं, कोई 4 बंदों का ग्रुप, कोई 6 बंदों का ग्रुप, आपस में मिलके खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मैं अकेला बैठा हुआ हूं। तो मैं देख रहा हूं कोई मेरे से भी बोल पड़े यार। अच्छा हिम्मत मेरी है नहीं और मेरे को बोलना आता नहीं, दैट इज द केस। एंड आई एम टेलिंग यू, वो दिन गुजर गया एंड दैट वाज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। और मैं घर पे गया और मैं रात को ये कह के सोया, फालतू नहीं बोलना, चुप करके बैठा रहे, 15 दिन निकालने। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैं सुबह उठा, यू नो नेक्स्ट डे न्यू एनर्जी, और फिर मैं उठा और फिर मैंने बोला कोई बात नहीं आज फिर बोलेंगे। फिर मैं नेक्स्ट डे आया और फिर कोई फैकल्टी आई, उसने फिर कुछ डिबेट वगैरह के लिए बुलाया, सबने हाथ खड़े किए, मैंने हाथ खड़ा नहीं किया, मैं पहुंच गया कहाँ पे, स्टेज पे। अच्छा जब मैं स्टेज पे गया तो अब की बात जितने भी लोग बैठे थे ना, सबने बोला अबे आ जा यार क्यों पका रहा है। और फिर वही इंसर्ट एंड यू नो दैट, वो सीटी बजा रहे हैं, इंसर्ट, और सारी से उतार दो सर, ये 10 मिनट खराबी करने आया, ऐसे कुछ नहीं आता, इस तरीके की बातें हो रही है। और अब हो क्या रहा है, पहले दिन बेइज्जती हो गई है, दूसरे दिन बेइज्जती हो गई है, अब मैं कह रहा हूं अब तो जो होने था हो ही गया है, इससे ज्यादा तो बेइज्जती हो ही नहीं सकती। मैंने कहा तूने हंसना था तू हंस लिया, तूने बोलना था तूने बोल लिया, अब एक ही चीज को तू 6 बार बोलेगा, मेरे को तो एक ही बार लगना था, वो तो कल लग चुका है। मैंने कहा अब तू मेरा क्या बिगाड़ोगे, मैंने कहा बोलते रहो, अब मैं सुन ही नहीं रहा हूं। अब क्या हो रहा है, तीसरा दिन चौथा दिन फैकल्टी आ रही है, मैं स्टेज पे पहुंच रहा हूं, अब तो उसके पूछे बिना मैं स्टेज पे पहुंच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जो करवाओगे पहले मैं करूंगा। दैट इज हैपनिंग। एंड ये मैं करता रहा, लोग गलत बोलते रहे, मैं बोलता रहा, लोग हंसते रहे, लेकिन धीरे धीरे 5वें दिन 6ठे दिन 7वें दिन मुझे थोड़ा थोड़ा बोलना आ गया। आई गॉट द कॉन्फिडेंस, मैं हिंदी भी अब सही बोलने लगा हूँ, अब मैं इंग्लिश भी सही बोलने लगा हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू, 7वें दिन 8वें दिन लोग, जैसे अब मैं जाता हूँ ना, अब जैसे स्टेज पे जाता हूँ, तो वो जो लोग बोल रहे थे ना, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अब वो बोल बंद क्यों कर दिया, वो कह रहे हैं इसका तो रोज का ही काम है, इसको कब तक हंसेंगे इसके ऊपर। अब वो नहीं बोल रहे हैं ना, तो मेरे में और कॉन्फिडेंस आ रहा, मैं कह रहा ये तो डर गए मेरे से। और अब जब वो हंसना बंद कर रहे हैं ना, तो मैं बोल भी सही रहा हूं, मैं बोल भी अच्छा रहा हूं। और अब जो चीजें, नॉलेज तो थी, अब जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो नॉलेजेबल आंसर्स भी मैं दे रहा हूं, और लोग इंप्रेस भी होने स्टार्ट हो गए हैं। और अब 6-7 दिन के बाद जब मैं लंच कर रहा हूं तो लोग मिलने भी आ रहे हैं, तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। दैट हैपेंस, ऑल ऑफ सडन जो चीजें नेगेटिव थी वो एकदम पॉजिटिव हो गई हैं, और लोग आ रहे हैं और बार बार अब मेरे बारे में बात कर रहे हैं। लोग मेरे से मिलकर हंस नहीं रहे हैं, मेरे से मिलकर उन्हें खुश हो रहे हैं, वो भी मेरा नंबर सेव कर रहे हैं। अच्छा मुझे इससे बड़ी खुशी हो रही है, मैंने कहा वाह, मैंने कहा मेरा नंबर लेगा तू, वाह। आप समझ रहे हो कि आदमी डफर नहीं होता, सोसाइटी उसे डफर बना देती है बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटीज। हम सब में बहुत कैपेबिलिटीज है, लेकिन हम घबराते हैं, डरते हैं दुनिया से कि ये, और उसी का डर है हमें। अब वो जो लोग मेरे से बोलने लगे 8वें दिन 10वें दिन 12वें दिन 15वें दिन, यू नो अब तो मैं फाइटर बन चुका हूं 10वें दिन तक, अब तो गेम ही खत्म हो गई। अब तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया, कोई भी आता है जो भी पूछता है सारी चीज़ों को मैं आंसर देता हूँ, और लोग सारे के सारे जितने भी 60-70 लोग हैं वो सारे के सारे इंप्रेस हो गए हैं। एंड दैट इज द 15th डे, और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। यू नो मैंने स्टार्टिंग में बोला था दे वर द बेस्ट 15 days ऑफ माई लाइफ, इट ट्रांसफॉर्म मी फ्रॉम जीरो टू हीरो। और द लास्ट 15th डे, 15वें दिन क्या हुआ दैट याद है कि मैंने अभी बताया था आपको, एक अवार्ड मिलता है मिस्टर MSOP। तो वो जो मिस्टर MSOP अवार्ड था, तो क्या हुआ दैट वो जो पूरी है ना, लास्ट दिन है ना, जितने भी काउंसिल मेंबर्स हैं ICSI के, वो सारे के सारे स्टेज पे आते हैं, और वो 15वें दिन वो सारे के सारे काउंसिल मेंबर बैठे हुए हैं, एंड मिस्टर MSOP यू नो वो बिल्कुल अवार्ड फंक्शन जैसा होता है। और फिर उन्होंने दैट इज वो मिस्टर MSOP जो अवार्ड अनाउंस किया, तो उन्होंने मेरा इनाम अनाउंस कर दिया, दैट मिस्टर अनूप जैन इज मिस्टर MSOP। और जब मैं आया, जब मैं स्टेज पे गया, तो मुझे लगता है वो जो मोमेंट था उससे बेस्ट कुछ नहीं था। यू नो व्हाट हैपन, जितने कैंडिडेट वो 60-70 लोग बैठे थे वो खड़े हो गए,
वो खड़े हो गए और खड़े होके उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया मेरे को, और है ना तालियां उन्होंने तब तक नहीं रोकी जब तक मैं स्टेज पे नहीं पहुंच गया, और वो तालियां बजाते रहे और मैं स्टेज पे गया, और स्टेज पे जाके ये वाली बात जो मैंने आपको बताई मैंने पूरी वहां पे दोबारा शेयर करी। दैट वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ मिस्टर MSOP, और मुझे लगता है उन 15 दिनों ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। मुझे लगता है शायद मैं आज जो टीचर बना हूं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दोज 15 डेज ऑफ माई लाइफ, उसने चेंज कर दिया। मैं हमेशा कहता हूं द बिगेस्ट फियर इन द वर्ल्ड इज फियर ऑफ पीपल। सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, टू हेल विद द पीपल। ये जो दुनिया है ना जिससे हम डरते हैं, यही हमें खत्म कर देती है। ये जो दुनिया है जिसके बारे में हम सोचते हैं, और बस मैंने वो 15 दिन क्या किया, मैंने दुनिया के बारे में सोचना बंद कर दिया। मैंने कहा तेरे को हंसना है हंस, तेरे को बोलना है बोल, कुछ भी बोल, मैं अपना काम करूंगा जो मैं करने आया हूं। दैट इज अ स्ट्रिक्ट एडवाइस। सर जो आपको करना है आप कीजिए, और याद रखना जो ये लोग आप पे हंसते हैं ये आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं। और पता है दुनिया हंसती है, उसके बाद आपको अप्रिशिएट करती है, और वही दुनिया फिर आपकी फैन हो जाती है। तो दुनिया तो ऐसे चेंज होती है, तो आपको दुनिया से कभी घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना काम करें, अपने काम पे फोकस करें। वो कहते हैं ना जब हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं, तो आपको कुत्तों पे फोकस नहीं करना, बिकॉज यू आर अ किंग। क्या बोला मैंने यार, आई एम टू गुड। एनीवेज, कंपनी सेक्रेटरी का चैप्टर स्टार्ट। ये पेपर में मत लिख देना पता चले कंपनी से। थैंक यू थैंक यू चलो, आई होप आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली होगी, यू गेट इंस्पायर्ड, नहीं? यस, गुड। मिक्स, या आगे बढ़े। हाँ, आफ्टर द क्लास ये ऑटोग्राफ, ये पागल करके छोड़ेंगे मुझे। चलो नाउ लिसन केयरफुली प्लीज। CS के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और ये MSOP आपने बोला, मुझे लगता है काफ़ी टाइम मैंने लगा दिया इस पे, आधा घंटा लग गया। चलो कोई बात नहीं, लिखिएगा कंपनी सेक्रेटरी। आवाज़ नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए बस। कंपनी सेक्रेटरी, एक क्लास इसकी हो चुकी है, और आज हम सेकंड क्लास पे हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक सबसे पहले इसके ऊपर एक सेक्शन लगता है 203। अब ये जो मैं बता चुका हूँ रिपीट बस थोड़ा सा कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। सेक्शन 203 एक लिखिएगा, सेक्शन 204, और एक बेटा सेक्शन 205 लिखेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ CS, कौन कौन सी कंपनी में CS अपॉइंट करना मैंडेटरी है? कौन कौन सी कंपनी में CS अपॉइंट करना मैंडेटरी है? सेक्शन 203 बोलता है एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी, और लिखेगा एनी कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल इक्वल टू मोर देन 10 करोड़। अच्छा, बीच में ना और लगा देना, बीच में बेटा और लगा देना। तो दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, एंड आई वुड से हर लिस्टेड कंपनी या फिर एनी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसको CS अपॉइंट करना मैंडेटरी है। अच्छा, कोई बताएगा CS अपॉइंट करना मैंडेटरी? CS कौन? हु इज मेंबर ऑफ, वेरी गुड, हु इज मेंबर ऑफ ICSI। और ICSI का मेंबर बनने के बाद बताया एग्जी क्लियर करो, फाइनल क्लियर करो, एंड दैट इज वो जो ट्रेनिंग बताइए वो क्लियर करो। तो दैट इज सेक्शन 230। ऑलरेडी वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। सेक्शन 204 लिखेगा, इट्स ऑल अबाउट सेक्रेटेरियल ऑडिट। कौन सी ऑडिट? सेक्रेटेरियल ऑडिट लिखेगा। और ये भी मैंने आपको बता दिया था सेक्रेटेरियल ऑडिट के बारे में कि सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या होती है। और लिखेगा, इसका एक प्रोसेस लिख लीजिएगा, एक प्रोसेस लिखवा रहा हूं। पहला स्टेप, कोई बताएगा कि कौन सी कंपनी ऐसी हैं जिसको SEC ऑडिट करवानी मैंडेटरी है? ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जिसको SEC ऑडिट करानी मैंडेटरी है? मालूम किसी को? तो लिखेगा, फटाफट लिख लो एक बार, एवरी, हर लिस्टेड कंपनी को SEC ऑडिट करानी मैंडेटरी है। दूसरा, वेरी गुड, पब्लिक कंपनी,
और कौन सी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, इक्वल टू मोर देन 50 CR, ठीक है ना। तीसरा बोलो, एवरी पब्लिक कंपनी जिसका बेटा टर्नओवर कितना, इक्वल टू मोर देन, अच्छा बीच में और लगाऊं या एंड लगाऊं, और की बहुत इंपॉर्टेंस है लॉ के अंदर। और पॉइंट नंबर डी, एनी कंपनी। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एनी कंपनी। याद है पूरे कंपनीज एक्ट में अगर कहीं पे भी शब्द लिखा हो एनी कंपनी, तो कंपनी का मतलब क्या, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। और लिखेगा एनी कंपनी जिसकी बेटा बोरिंग कितनी है, जिसकी उधारी, जिसने उधार कितना लिया हुआ है, इक्वल टू मोर देन 100 करोड़, जिसने 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का उधार लिया हुआ है। ये 4 कंपनी ऐसी हैं जिसको सैक ऑडिट कराना मैंडेटरी है, जिसको सैक ऑडिट कराना क्या है बोलो, मैंडेटरी है। इसको लिख लेंगे प्लीज, जिसको सैक ऑडिट कराना मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी टू डू द सेक्रेटेरियल ऑडिट, जिसको सैक ऑडिट कराना मैंडेटरी है। अच्छा कोई बताएगा ये कंपनी, 4 कंपनीज, ये 4 कंपनी, इनको सैक ऑडिट कराना मैंडेटरी है किससे, और ये सैक ऑडिट कौन करेगा, लिखेगा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। क्या मैं बता रहा था लास्ट क्लास में कि CS 2 काम कर सकता है, एक जॉब एक प्रैक्टिस, है ना। तो ये सिर्फ कौन कर सकता है ऑडिट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, आर गेटिंग दिस, द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। और इसके अंदर दैट इज, और ये किसी को याद है ये जो PCS है, ये अपनी सैक ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट कौन से फॉर्मेट में देता है, तो ये रिपोर्टिंग करता है कौन से फॉर्म में, MR3, ठीक है। और ये रिपोर्ट बना के किसको देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, है ना। अच्छा एक बार क्वेश्चन आया पेपर में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन MR3, क्या क्वेश्चन आया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन MR3। तो कैन बी से अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट सेक्रेटेरियल ऑडिट पे लिखना है। किस पे लिखोगे शॉर्ट नोट, सेक्रेटेरियल ऑडिट के ऊपर, जो हम पढ़ ही रहे हैं। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी को कंपनी को कराना है, PCS को बनाना है एंड ऑल दैट स्टफ। इज इट ओके, ये बता दिया था लास्ट क्लास में, यहीं तक हुआ था लास्ट क्लास तक। चलो अच्छा, जिसको नहीं पता एक चीज और बता दूं, सैक ऑडिट होती क्या है, PCS कंपनी में जाके चेक करता है, अच्छा रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी और नॉट, तो रिलायंस को क्या सैक ऑडिट करानी पड़ती होगी, किससे बोलो, PCS से, है ना, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से करानी पड़ती होगी। तो PCS यानी मैं PCS हूं, तो मैं रिलायंस में जाके ये चेक करूंगा कि पिछले बीते साल कंपनी ने सारे लॉ के कंप्लायंस किए या नहीं किए। इसी चीज की चेकिंग को बोला जाता है क्या, सेक्रेटेरियल ऑडिट। बात समझ में आई। अच्छा कौन से फॉर्म में रिपोर्ट बनती है, देखिए आई विल शो यू। सी दिख रहा आपको ये, सी दिस इज MR3 दिख रहा है, और ऊपर क्या हेडिंग लिखी हुई है, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। एंड ये इस फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट बनानी है, दिस इज द फॉर्मेट। ये बस दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, व्हेन यू केम इन द फाइनल तो ये बहुत डिटेल में डिस्कस होता है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा पेपर है फाइनल में, जो ये टॉपिक पढ़ रहे हो ना MR3, इसके ऊपर पूरा पेपर है, तो वहाँ पे बहुत डिटेल में आप पढ़ते हैं। बट यहाँ पे बस थोड़ा सा बताने के लिए इस फॉर्मेट में आप रिपोर्ट बनाते हो। ये क्या है, रिपोर्ट है, और यहाँ पे वो CS अपने नाम वगैरह लिख देगा, तो दैट इज द फॉर्मेट, द MR3, दैट इज सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। अभी आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, अभी बस दिखाने के लिए दिखा दिया और कुछ नहीं है। तो दैट इज वो MR3 में रिपोर्ट बना के देगा। अच्छा ये PCS MR3 में रिपोर्ट बना के किसको देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। लिखना जरा, प्रोसेस ऑफ सेक्रेटेरियल। अच्छा एक बात बताओ, आप में से अभी ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, अगर मैं आपको बोलूं अभी के अभी, राइट हियर राइट नाउ, कि आप लोग अपने बारे में 10 चीजें, 10 सेंटेंस मुझे बताओ माई सेल्फ, अपने बारे में, ऑन द स्टेज इन इंग्लिश, कितने आके बता देंगे, राइट हियर राइट नाउ, इंग्लिश में अपने बारे में, मैं कह रहा हूं अपने बारे में। अच्छा आपके बारे में आपसे ज्यादा किसको पता है, आपको ही पता है, तो आपके बारे में आपको 10 सेंटेंस यहां पे आके, लेकिन यू शुड स्पीक इन इंग्लिश ओनली। लेट मी सी द हैंड्स, कितने कह रहे हैं हम आके बोल देंगे सर, मैं बुला लूंगा। लेट मी सी द हैंड्स, 1 2 3 4, देखो 4 स्टूडेंट हैं,
ओनली, और बाकियों की बोलती बंद हो गई है। आई एम टेलिंग यू, स्टेज पे आना ही अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, ये स्टेज पे आना ही, मैं आपको बताता हूं, मैंने बोला था ना पैर कांप जाते हैं, यहां से उठकर यहां तक आने में पैर कांप जाएंगे। आ जाओगे बोलो? चलो अभी देखते हैं, अभी बुलाता हूं अभी आप लोगों को, ठीक है? इतने आप है ना थोड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट कर लो, क्या पता थोड़े और एक तैयार हो जाओ। मैं 10 मिनट के बाद फिर सवाल पूछता हूं आप अपने, और पता है इतने आप 10 पॉइंट याद भी कर लेंगे। कई हो गए तो तैयार हो गए होंगे, माई सेल्फ दिस एंड दिस, आई लिव इन देयर एंड हियर, ये सारी बातें आप याद कर लो, 10 सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट, अब है ना सिर्फ पॉइंट ही याद मत करते रहना, ये सुन लेना। हाँ जरूर, बोलने में क्या खाली बोलना है। हाँ ये तो हमें पता है। चलो लिखे स्टेप 1, कंपनीज, आवाज नहीं प्लीज, कंपनीज। सामने देख लो, श्रुति पागल है ये। कंपनी, अच्छा ये कौन सी कंपनी है? सेक्शन 204 वाली, याद है वो 4 कंपनी लिखेगा। ये कंपनी अपॉइंट करेंगी किसे? पीसीएस को। क्यों? आवाज नहीं, किस लिए? सैक ऑडिट के लिए। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कंपनी सैक ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करेंगी मालूम? लिख लेना, बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, दैट इज बीआर। आपको बेटा बीआर पास करना है, बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन तो पता ही होगा इरफान, बोर्ड रेजोल्यूशन पता है? बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब अप्रूवल देते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है हेमंत? बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है नाउ, अच्छा कौन अपॉइंट हो गया अब? पीसीएस। लिखेगा नाउ कंपनी बीआर पास करने के बाद कंपनी शेल फाइल एमजीटी 14 टू आरओसी within 30 days. Within 30 days from passing what? board resolution. इस लाइन का क्या मतलब है? अच्छा, what is MGT 14? MGT 14 क्या होता है? It is e-form. ये एक e-form होता है जो आप किसको फाइल करते हो? आरओसी को। तो पहला कंपनी बीआर पास करेगी, पहला काम। दूसरा काम, बीआर पास करने के बाद आरओसी को क्या फाइल कर देगी? एमजीटी 14 आरओसी को फाइल कर देगी, और एमजीटी 14 में आरओसी को क्या बताएगी? कि हमने पीसीएस अपॉइंट कर लिया और ये हमारा कौन है? सेक्रेटेरियल ऑडिटर। आई विल शो यू एमजीटी 14 भी लिखेगा। देखो एक बारी एमजीटी 14 कहां पे दिख रहा है? अच्छा, ये एमसीए की वेबसाइट है जहां पे सारे फॉर्म आपको मिल जाएंगे, और ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। नो, कहां गया? देखो कहीं दिख रहा है क्या? 15। ये कुछ ऐसा एमजीटी 14 होता है, दिख रहा है आपको? और ये ई फॉर्म है, इसके अंदर सारी डिटेल आप डालेंगे। और ये फॉर्म कहाँ से मिलते हैं? एमसीए की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सारे के सारे फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद किसको फाइल करेंगे? आरओसी को। एक है ना चैप्टर है आपके सिलेबस में, चैप्टर का नाम है एमसीए। तो जब एमसीए का चैप्टर आएगा ये बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा बता दिया है, इट इज़ अ ई फॉर्म। अच्छा, ई फॉर्म का मतलब क्या होता है? कि इसके अंदर आप डिटेल फिल कर सकते हो। इसके अंदर आप डिटेल क्या कर सकते हो? फिल कर सकते हो। तो दैट इज अ ई फॉर्म, इसको फिल करेंगे और आरओसी को फाइल कर देंगे। अच्छा, आरओसी को कहाँ फाइल करेंगे पता है?
आरओसी को फाइल कहाँ करेंगे? ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट का नाम लिख लो mca.gov.in। इस वेबसाइट पे आप आरओसी को फाइल कर दोगे। तो दैट इज गिवन ओवर दियर, लिखेगा नाउ। उसके बाद अब सैक ऑडिटर अपॉइंट हो गया। अब सैक ऑडिटर क्या करेगा? नाउ सैक ऑडिटर क्या करेगा? तो लिखेगा सैक ऑडिटर क्या करेगा? लिखेगा कंडक्ट करेगा। क्या? सेक्रेटेरियल ऑडिट करेगा। एंड लिखेगा और ऑडिट करने के बाद अब सैक ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा। कोई बताएगा रिपोर्ट कौन से फॉर्म में? MR3 में। और ये MR3 में रिपोर्ट बना के किसको दे देगा? फॉरवर्ड करेगा। किसको? किसको फॉरवर्ड करेगा बोलो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दोगे। अच्छा, जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप फॉरवर्ड करोगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसका क्या करेंगे? लिखेगा अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जितने भी कंपनी के मेंबर्स हैं, अब ध्यान से सुन लेना। मैं हमेशा बोलता हूं कि इट्स ऑल अबाउट द कनेक्टिविटी। चीज़ें कनेक्ट होती चली जाएंगी। और अब जिसने जनरल मीटिंग का चैप्टर नहीं किया तो वो कर लेंगे, बैकअप दे दूंगा, डोंट वरी। अब मेरी बात सुने, क्या मैंने जनरल मीटिंग के चैप्टर में बताया था कि एजीएम होती है? अच्छा, ये तो सुना ही होगा सबने, एजीएम होती है। अच्छा, आपको पता है एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। और आपको पता है एजीएम का नोटिस जाता है। एजीएम का क्या जाता है? क्या बताएगा? कितने दिन पहले? ये तो सबको पता होगा, 21 क्लियर डेज। तो नोटिस जाता है। सेक्शन बोलना अच्छा, याद है तुम्हें सेक्शन? एक बार सेक्शन याद करें, बोलो। जनरल मीटिंग है, बोलोगे? जिसको याद है सेक्शन बताना। 101, 102, 103 कोरम, 104 चेयरमैन, 105 प्रॉक्सी, 106 रेस्ट्रिक्शन वोटिंग, 107 शो ऑफ हैंड, 108 ई वोटिंग, 109 पोल, 110 फैंटास्टिक, 111 मेंबर्स रेजोल्यूशन, वेरी गुड, 112 113 ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, 114 ORSR, 115 स्पेशल नोटिस, 116 रेजुलेशन पास इन एडजर्न मीटिंग, याद है? 117 MGT 14, 118 119 मिनट्स, 120 ई रिकॉर्ड्स, 121 रिपोर्ट ऑन एजीएम, याद है? 101 से 121 सेक्शन याद करवाई हुए हैं आप लोगों को। तो आप नोटिस भेजते हो, और कितने दिन का नोटिस भेजते हो? 21 क्लियर डेज, लिखेगा। तो कंपनी मेंबर को एजीएम का जब नोटिस भेजेगी, आवाज नहीं, कितने दिन पहले? 21 क्लियर डेज। जब आप एजीएम का बेटा नोटिस भेजोगे तो उस नोटिस के साथ, उस सामने देखो, उस एजीएम के नोटिस के साथ ये सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट भी अटैच करके भेजनी है। अ 5 स्टेप प्रोसेस। समझ में आई मैंने क्या बोला? जो सैक ऑडिट रिपोर्ट पीसीएस ने किसको दी, और बोर्ड ये रिपोर्ट अटैच करके किसको दे देगा? मेंबर्स को, ताकि मेंबर्स को पता चल सके कि पिछले बीते साल में सही में कंपनी ने सारे कंप्लायंस किए या नहीं किए। दैट इज द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट। लेकिन इज इट मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी? नो, इट इज मैंडेटरी ओनली फॉर 4 कंपनीज। याद है? तो 4 कंपनी के लिए मैंडेटरी, बाकी किसी कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है। एंड दैट इज गिवन। अच्छा, कौन करता है ये ऑडिट? पीसीएस। कौन करता है ये लिमिट ऑडिट? पीसीएस। इज इट ओके? एक सवाल और है, ये ऑडिट जो सैक ऑडिट है, एक साल में कितनी बार होती है? हाँ जी, तो एक लाइन और लिख लेना, 0.6 यहीं ऐड कर देता हूं मैं। जो ये सैक ऑडिट होती है, लिखेगा ये वंस इन अ ईयर होती है, मतलब हर महीने नहीं होती, एक साल में एक बार। और मेरा एक सवाल है, इस ऑडिट को करता कौन है? पीसीएस। पीसीएस बोले तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो मेरा एक सवाल आपसे छोटा सा ये है, और अच्छा, क्या मैंने लास्ट क्लास में ये भी करके दिखाया था कि ये कौन से टेन्योर में होती है? अगर आपको याद है, बताया था, याद है? वो पूरा फाइनेंशियल ईयर बना के दिखाया था। नाउ अब जो ये पीसीएस करेगा ऑडिट, लिसन केयरफुली, तो जो ये पीसीएस है, लिख लो इसको ये हाउ मैनी सैक ऑडिट, कितनी सैक ऑडिट एक साल में कर सकता है? अलाउड फॉर 1 पीसीएस। एक पीसीएस, यानी मैं अनूप जैन, आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, तो मैं एक साल में कितनी सैक ऑडिट कर सकता हूं? हाँ, कितनी कर सकता हूं? नो, अनलिमिटेड, कितने भी करो। अच्छा, एक बात बताओ, देखो पता है, सुनिए ध्यान से, आपने बोला अनलिमिटेड अलाउड है। अब मेरी बात सुनिएगा,
हिंदुस्तान में सैक ऑडिट कौन सी कंपनी के लिए होती है? 4 कंपनी। ये कंपनी बहुत सारी होंगी या लिमिटेड होंगी? ये बड़ी बड़ी कंपनी है तो ये नंबर्स में बहुत कम होंगी या बहुत ज्यादा होंगी? बहुत कम होंगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, इंडिया में पीसीएस बस एक ही है या बहुत सारे हैं? तो मुझे बताओ, अगर एक आदमी को अनलिमिटेड सैक ऑडिट करना अलाउड कर दिया जाए तो आपको नहीं लगता जो बड़े बड़े कंपनी सेक्रेटरीज हैं जिसको बने बने 20 साल हो गए, उनको सारी सैक ऑडिट मिल जाएगी, और आप जैसे लोग जो फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, तुम्हें कौन देगा ऑडिट? क्योंकि सारी ऑडिट तो वही खाए जाएंगे, क्योंकि उनको तो 30-30 साल का एक्सपीरियंस हो गया। एक आदमी, अब आप मुझे बताओ, मुझे सीएस बने मान लो 15 साल हो गए हैं, तो मेरे ज्यादा कॉन्टेक्ट्स हैं या आपके ज्यादा कॉन्टेक्ट्स हैं? मेरे। तो सारी सैक ऑडिट तो मैं ही ले जाऊंगा, और तुम जब सीएस बनोगे तो तुम्हें सैक ऑडिट कौन देगा? कोई भी नहीं। क्या ये तुम्हारे साथ गलत है या सही है? तो बताओ, ये अनलिमिटेड होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए? क्वेश्चन आ रहा है समझ में? इट शुड बी लिमिटेड इन नंबर, नहीं तो जो बड़े बड़े कंपनी सेक्रेटरी देश के हैं सारी सैक ऑडिट वही खा जाएंगे। सर फ्रेशर को कौन पूछेगा फिर? तुम्हारे घर में रोटी कैसे आएगी? लॉ मेकर ने इस बात को समझा और लिखेगा पर पीसीएस, एक साल में एक पीसीएस मैक्सिमम सैक ऑडिट कर सकता है। मैक्सिमम सैक ऑडिट जो उसे अलाउड है, जो मैक्सिमम अलाउड है वो 10 कंपनीज। समझ आई बात? तो एक बंदा मैक्सिमम कितनी सैक ऑडिट कर सकता है? सिर्फ 10 वंस इन अ ईयर। एक साल में 10, अगले साल फिर 10 कर सकता है। अब एक चीज सुन लो, लेकिन 5 एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, 5 एक्स्ट्रा अलाउड है इफ पीसीएस इज पीयर रिव्यूड। ये लिखकर छोड़ देना, ये कभी टाइम आएगा तो बताऊंगा, अभी ये समझ में नहीं आएगा। हाँ नहीं, लास्ट क्लास में बताया तो था पूरा फाइनेंशियल ईयर। देखो नोट्स में आपके चार्ट में बना रखा होगा। अच्छा नहीं बताया ये? चलो बता देता हूं फिर मैंने किसी और बैच में बता दिया होगा। अभी बता देता हूं फिर, डोंट वरी। कि सैक ऑडिट होती कब है मैं बताता हूं अभी, ठीक है? आपको नहीं बताया होगा। पहले बताओ ये, अच्छा वैसे मुझे कितनी ऑडिट मिलेंगी? 10, लेकिन 5 एक्स्ट्रा अलाउड है। कब? इफ पीसीएस इज पीयर रिव्यूड। अभी पीयर रिव्यू नहीं बताऊंगा, पीयर रिव्यू का सेपरेट चैप्टर है, जब आएगा तो करवा दूंगा। पीयर रिव्यू में क्या होता है कि जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होती है उनकी चेकिंग करवाई जाती है, और ये चेकिंग करवाई जाती है कि ये सारे काम एज पर द लॉ कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अगर आप सही पाए गए और आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, किसने? पीसीएस ने, तो उसे 5 एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो आप 15 कर सकते हो। तो इन शॉर्ट आप इतना समझ लो बस। नहीं है? इज इट ओके? लिखो बस। अभी आपको 2 चीजें याद करनी है। 10, 5 पीयर, अगर पीसीएस पीयर रिव्यूड है तो उसे 5 एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। पीयर रिव्यू मतलब अगर वो अच्छा पीसीएस है तो उसे 5 एक्स्ट्रा अलाउड कर दी जाएगी। हाँ बस, पागल ही है यार। चलो कह रहा मतलब बोनस। इज इट ओके? बात समझ में आई आपको? अच्छा, एक सैक ऑडिट के, अब आपका एक सवाल और है, ये सैक ऑडिट पूरे एक साल में एक बार होती है, तो पूरे साल में कब होती है? ये भी मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझा देता हूं, लिख लेना सारे के सारे। पहले ये बताओ, ये सैक ऑडिट कौन करेगा? पीसीएस रिपोर्ट बना के किसको देगा? बोर्ड को। और बोर्ड किसको फॉरवर्ड करेगा? मेंबर्स को। किसके नोटिस के साथ? एजीएम के नोटिस के साथ। एग्री ना? कौन से नोटिस के साथ? और एजीएम का नोटिस कब जाएगा? 21 क्लियर डेज बिफोर द जनरल। एग्री? चलो अब लिखना 7वां स्टेप। टाइमिंग होती कब है सैक ऑडिट? टाइमिंग बता रहा हूं, सैक ऑडिट होती कब है? अब ये सुनो जरा ध्यान से, इस चार्ट को देखिएगा। ये 1 अप्रैल है मान लो 2023, और ये 31 मार्च है 2024। क्या मैं बोलूं दिस इज 1 फाइनेंशियल ईयर? कैन आई से दिस बिकम 1 फाइनेंशियल ईयर? अच्छा, सैक ऑडिट पूरे साल की होती है यार, तो ये एक 1 फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो इस फाइनेंशियल ईयर की सैक ऑडिट होगी। कौन करेगा? कौन करेगा? पीसीएस। और कंपनी पीसीएस को क्या करेगी? अपॉइंट बाय पासिंग बीआर। और आरओसी को क्या फाइल करेगी? एमजीडी 14। किसको फाइल करेगी? आरओसी को। कितने दिन में? 30 दिन में। सब लिखवाया हुआ है मैंने, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये सुनते रहो जरा ध्यान से। अब क्या होगा? क्या ये एक फाइनेंशियल ईयर है? अच्छा, किसी को पता है क्लास में ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसकी एजीएम कब होगी? जिसको पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता वो लिख लेना। इस फाइनेंशियल ईयर की एजीएम होती है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर।
कब होती है बोलो? ये सब लिख लेना भाई, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द एजीएम, सॉरी विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब आप मुझे बताओ फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2024, तो इसके 6 महीने कहां तक आएंगे? 30 सितंबर 2000, तो लिखेगा ये एजीएम की डेट है, और ये एजीएम की डेट कैसे आई है? एज पर द लॉ, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको एजीएम करवानी पड़ेगी। जिसने जनरल मीटिंग का चैप्टर किया हुआ है दे नो वेरी वेल, जिसने नहीं भी किया आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या बोला है। एजीएम कब होती है कंपनी की? अच्छा ये बताओ, ये जो 30 सितंबर को एजीएम हो रही है कौन से साल की हो रही है? ये इस फाइनेंशियल ईयर की हो रही है, मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 की एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर 2024 को हो रही है। ये विद इन 6 months करानी पड़ती है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। इज इट ओके? अब बताओ मेरे एग्जांपल में आप मुझे बताओ एजीएम कब हो रही है? डेट बोलो एक बार, ये बोलोगे तभी समझ में आएगा। डेट बोलो कब हो रही है एजीएम की? 30 सितंबर 2024 को हो रही है, हाँ या ना? अब मुझे ये बता दो इसका नोटिस भेजोगे नहीं भेजोगे? जाएगा नोटिस? नोटिस जाएगा नहीं जाएगा? एजीएम का नोटिस जाएगा नहीं जाएगा? अच्छा एजीएम का नोटिस कितने दिन पहले जाएगा? 21 क्लियर डेज, 21 क्लियर डेज पहले नोटिस जाएगा। और मैंने आपको बताया होगा 21 क्लियर डेज मिला मिला के वो 24 दिन हो जाते हैं। तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि ये जो नोटिस है, याद करो 101 में करवाया था मैंने ये, तो 30 सितंबर को जो मीटिंग हो रही है तो उसका नोटिस कब जाएगा? क्या मैं बोलूं नोटिस जाएगा 6 सितंबर को? एग्री और नॉट? 6 सितंबर को आप 6 सितंबर 2024 को आप नोटिस भेज दोगे। बात समझ में आ गई? जिसको पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता लिख लेना कि जब अगर 6 सितंबर को नोटिस भेजोगे तभी 21 क्लियर डेज का नोटिस बन पाएगा। तो ये 21 क्लियर डेज का नोटिस करने के लिए आप नोटिस कब भेजोगे बोलो? 6 सितंबर 2024 को भेजोगे। कुछ आई बात समझ में? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं नोटिस अकेला जाएगा या इसके साथ सैक ऑडिट रिपोर्ट भी जाएगी? बताया था भी आपको। अब मेरा सवाल आपसे, इसके साथ सैक ऑडिट रिपोर्ट जाएगी यार? यस और नो? अब ये सैक ऑडिट रिपोर्ट कौन देगा? सीएस, पीसीएस, हाँ या ना? और ये कौन से साल की ऑडिट हो रही है? इस साल की। तो ध्यान से सुन लेना, सैक ऑडिट करने का टाइम पीसीएस के पास कितना है? 1 अप्रैल 2023 से लेकर नोटिस मिलने से पहले पहले कभी भी आप अपनी सैक ऑडिट रिपोर्ट बनाकर किसको दे दो? कंपनी को, ताकि वो नोटिस के साथ भिजवा दे। मतलब आप पूरे साल कभी भी सैक ऑडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब से, मतलब किससे पहले कंप्लीट कर लेना ऑडिट? नोटिस भेजने की डेट से पहले, क्योंकि नोटिस के साथ ही तो जानी है, उसके बाद अगर बनाओगे तो फायदा क्या? तो दैट इज अ टेन्योर, आप किसी भी टाइम यहां पर आके अपनी ऑडिट कर सकते हैं। ये तो जो ये जनरल मीटिंग आपने जो सैक ऑडिट करी है, आपने जो सैक ऑडिट करी है वो कौन से साल की करी है? इसी फाइनेंशियल ईयर की तो करी है। अब आप बोलोगे अगले साल फिर ऐसा ही होगा क्या? अगले साल की एजीएम नहीं होगी? तो उसके अंदर भी तो सेम टू सेम होगा यार। तो इसमें प्रीवियस और नेक्स्ट वाली बात ही नहीं है, तो हर साल ऐसे ही होना है। तो दैट इज हाउ यू कंडक्ट द सैक ऑडिट। आप कभी भी कर सकते हैं, एंड इन दैट वेरी केस बस आपको ये याद रखना है 6 सितंबर से पहले पहले आप वो रिपोर्ट बना के किसको दे देना? कंपनी को, ताकि कंपनी एजीएम के नोटिस के साथ वो सारे के सारे मेंबर को क्या कर दे? फॉरवर्ड। प्रैक्टिकली 31 मार्च के बाद करती है, और प्रैक्टिकली 31 मार्च से लेकर यहां तक करती है, क्योंकि पूरा साल खत्म हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कंप्लायंस है या नहीं है। तो फिर प्रैक्टिकली अगर बात करें 31 मार्च 2024 से लेकर एजीएम के नोटिस देने से पहले पहले यहां पे प्रैक्टिकली सेक्रेटरी ऑडिट कंडक्ट करवा दी जाती है। नहीं होगा मेरे भाई, क्या गलत है? तू बता गलत क्या है? चल वेट, क्या गलत है? क्या जिस दिन कंपनी पहले दिन होगी तो पहले दिन भी कुछ ना कुछ कंप्लायंस होंगे या नहीं होंगे? चेक नहीं कर सकता बंदा? जाके चेक नहीं कर सकता? फिर इसमें गलत क्या हुआ? अबे अप्रैल का महीना निकल गया, अप्रैल के महीने में जाके अगर मैंने कंप्लायंस चेक कर लिया, इसमें क्या गलत है? इसी ये प्रीवियस ईयर है, तो आप कौन से साल की ऑडिट करवाना चाह रहे हो? फिर इस साल की अगले साल होगी, इस साल की अगले साल होगी। बताना जरा यार, कैसे लल्लू बच्चे हैं आप। मुझे बताओ जल्दी से, अभी कौन सा साल है? अभी बताना कौन सा साल है ये? 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 31 मार्च 2024 है। अगला साल बताना कौन सा आएगा? ये जो तुम बार बार अगले साल की बात, अगला साल बताना कौन सा आएगा? 1 अप्रैल 2024 से बताना क्या आएगा?
31 मार्च 2025 नहीं आएगा? इसकी एजीएम कब होगी बताइए जरा? 30 सितंबर 2025। तो मुझे बताओ ये एजीएम होगी तो क्या इस फाइनेंशियल ईयर की अब ऑडिट आप मुझे बताओ करोगे नहीं करोगे? तो ये ऑडिट अब यहां पे भेजोगे। बताओ कौन सा साल स्किप हुआ? कोई सा साल स्किप हो रहा है? कोई भी साल स्किप नहीं हो रहा, हर साल की होगी ऑडिट। और सुन लो, स्टैच्यूटरी ऑडिट भी ऐसे ही होती है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं वो भी ऑडिट ऐसी होती है, सेम टू सेम। अरे एक बात सोचो, दिमाग लगाया करो थोड़ा। पूरा साल गुजर गया, जब पूरा साल गुजरेगा तभी तो पता चलेगी ना कि कंपनी के क्या कंप्लायंस है, उसके बाद ही तो करोगे। अच्छा एक बात बताओ, एक लॉजिक और बताना जरा, को बताएगा 31 मार्च के बाद 6 महीने का टाइम क्यों दिया जा रहा है एजीएम करवाने के लिए? ऑडिट कराने के लिए तो टाइम दिया जा रहा है, ताकि बंदा आए, ऑडिट करे, जाके चेकिंग करे, और ऑडिट करने में टाइम लगे। रिलायंस जैसी कंपनी में 2 दिन में तुम ऑडिट कर लोगे क्या? जिसके अंदर अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती होगी, टाइम लगेगा नहीं लगेगा यार? इसलिए वो टाइम ही तो दिया। और मैंने अभी बोला ये वाली एजीएम कौन से साल की एजीएम है? इस वाले साल की। तो कौन सा साल स्किप हुआ? तुम कह रहे हो अगला साल, ये अगला साल करवा तो दिया, उससे अगला साल ऐसे ही होता रहेगा। बोलो। और इन दैट वेरी केस अगर कंपनी सेक्रेटरी हो, जो तू बोल रहा है गलत हो गया, मैं पूछ रहा हूं अगर कंपनी सेक्रेटरी यहां पे अपॉइंट हो गया मान लो, और वो बीच में जाके अगर चक्कर मार के आना चाहता है कंपनी में, और वो देखना चाहता है कि अगस्त और सितंबर के अंदर लोग कंप्लाई हुए नहीं हो, तो उसमें गलत क्या है? अगला जाके चेक कर रहे, गलत कैसे हो गया? इस पूरे साल में वो पूरा जाके चेक कर सकता है नहीं कर सकता है? अच्छा क्या कंपनी सेक्रेटरी हर महीने जाके कंप्लाइंस चेक कर सकता है? अच्छा एक बात बताओ, रिलायंस जैसी कंपनी में एक साथ कर लोगे ऑडिट? रिलायंस जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में जाके बंदा जाता है मंथली बेसिस पे होगा, अप्रैल के अंदर चेक करता होगा, मई के अंदर चेक करता होगा, क्योंकि क्या उन कंपनी के तो मई में बड़े बड़े कंप्लाइंसेस होते होंगे। बोलो। तो क्या वो हर महीने ऑडिट करता होगा, चेकिंग करता होगा, और फिर एक साथ सारी चीजें चेक करता होगा? डेफिनेटली यस। तो गलत कैसे हुआ ये? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो दैट इज हाउ इट हैपन एंड हाउ द ऑडिट टेक प्लेस। यानी पिछले साल की जो ऑडिट है इस तरीके से, दैट वुड बी द टाइमिंग देन ऑडिट टेक प्लेस। और ऐसे ही सारी ऑडिट होती हैं, चाहे वो स्टैच्यूटरी ऑडिट हो, चाहे वो कॉस्ट ऑडिट हो, और चाहे वो सेक्रेटरी ऑडिट हो, ये सारी ऑडिट इसी तरीके से कराई जाती हैं। हाँ जी। और इसके साथ जो स्टैच्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट बनती है, क्या वो भी एजीएम के नोटिस के साथ ही जाती है? आंसर इज यस। इज इट ओके? बट अभी हम सैक ऑडिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट, बट स्टैच्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट भी एजीएम के नोटिस के साथ अटैच करके भेजनी है। सैक ऑडिट रिपोर्ट भी एजीएम के नोटिस के साथ अटैच करके भेजनी है। हाँ, लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सैक ऑडिट के बारे में बात करते हैं, और वही समझ लो वही बहुत बड़ी बात है अभी आप लोगों के लिए। लिखे फिर कहेगा इंटरनल ऑडिट का क्या होता है? लिखो। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट इज द टाइमिंग। अच्छा क्या क्या बता दिया इसके अंदर? 0.6 टाइप और लिमिट्स बता दी है, एंड दैट इज। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो। ये जो 10 की लिमिट है, ये जो 10 की लिमिट है कि एक पीसीएस मैक्सिमम कितनी ऑडिट कर सकता है? 10। ये 10 की लिमिट कहां लिखी हुई है? लिखेगा। ये 10 की लिमिट कहां पे है? इज इट मेंशन्ड अ कंपनीज एक्ट? नो। क्या ये रूल्स में लिखी हुई है? नो। तो लिखेगा ये लिमिट कहां है 10 की? लिखेगा ये 10 की लिमिट, ये जरूरी है आप लोगों को जानना, आईसीएसआई ने फिक्स की हुई है। तो ये कंपनीज एक्ट से मत लिख देना एज पर सेक्शन 203 द लिमिट इज 10, 0 हो जाएगा। ये जो 10 की लिमिट है सेक्शन 203 में, 204 में नहीं लिखी, कहां लिखी है? आईसीएसआई ने फिक्स की है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। दे हैव फिक्स दैट लिमिट, द 10। और एक और सवाल है, ये आईसीएसआई ने ये कहां पे फिक्स करी है? मतलब लिखकर फिक्स करी है, कैसे करी है, या बोलकर फिक्स करी है? लिखेगा, बता रहा हूं मैं, कह रहा कौन से सेक्शन में फिक्स करी है? लिखो। लिखो। ये 10 की लिमिट आईसीएसआई ने फिक्स की है इन द मीटिंग। आईसीएसआई की काउंसिल की मीटिंग बैठी है, और उस काउंसिल की मीटिंग में उन्होंने रिटर्न में ये फिक्स किया है कि जो लिमिट होगी वो कितनी होगी? 10 होगी, और 5 एक्स्ट्रा दे दी जाएगी अगर पीसीएस क्या है? पीयर रिव्यूड है। तो दैट इज कहां फिक्स की है? मीटिंग में फिक्स की है। और किसकी मीटिंग है? काउंसिल मेंबर्स की मीटिंग है। तो उसके अंदर ये फिक्स हुआ है बेसिकली।
हाँ और अच्छा एक सवाल और है, ये हमें कैसे पता चली? लिखिए, जब ये आईसीएसआई की काउंसिल मीटिंग, इनके तो सवाल ही खत्म नहीं होते। देखो कह रहा ये बात हमें कैसे पता, आपको कैसे पता चली? ये आपको क्या काउंसिल मेंबर के फोन आते हैं रोज? लिखिए, जो ये काउंसिल मीटिंग होती है, ये इनके एक मैगजीन आती है चार्टर्ड सेक्रेटरी, तो उस चार्टर्ड सेक्रेटरी में ये पब्लिश कर देते हैं। अब अगला सवाल इसका ये पूछेगा, और अगर कोई चार्टर्ड सेक्रेटरी ना मंगाए, वो मैगजीन ना मंगाए, तो वो वेबसाइट पे भी पब्लिश कर देते हैं icsi.edu। फिर ये पूछेगा कोई वेबसाइट पे भी नहीं जाता हो तो फिर आपको नहीं पता चलेगा। खत्म हो गई बात। हैव यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये आईसीएसआई की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और ये जो मैगजीन्स आती हैं आईसीएसआई की चार्टर्ड सेक्रेटरी, वहां पर भी अवेलेबल है। तो दैट इज गिवन ओवर देयर। हाँ गॉट इट ना, कह रहा गॉट इट। हाँ जी, एक सवाल और है, एक सवाल और है। लिखो, ये पता कैसे लगेगा एक आदमी की 10 ऑडिट पूरी हो गई है? ऐसे तो वो 50 कर देगा। तो लिखो, इसके दो आंसर हैं। पहला आंसर, ये कैसे पता चलेगा कि आपकी 10 ऑडिट की लिमिट पूरी हो गई है? जब भी आप कोई ऑडिट असाइनमेंट लेंगे, यानी एज अ पीसीएस, अगर मैं मान लो रिलायंस का ऑडिट असाइनमेंट लूंगा, तो मुझे हर ऑडिट के लिए अपने आप को आईसीआईसीआई की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो अगर मैंने हर ऑडिट के लिए अपने आप को आईसीआईसीआई की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करवा लिया, तो आप मुझे बताओ क्या वो लिमिट वहां पे काउंट होनी स्टार्ट हो जाएगी? और 10 ऑडिट के बाद वो मुझे रजिस्टर्ड करना बंद कर देगा, तो फिर मेरे को 11वीं अलाउड होगी ही नहीं। दैट विल हैपन। और पहले तुम और पूछ लो जो तुम्हारा दिल करे, और बोलो। हाँ, ट्रेनिंग करनी है? ट्रेनिंग को अलाउड होता है? हाँ करते होंगे, करवाते होंगे। यस यस। यार कुछ और? देखो, कोई भी सवाल तुम्हारे दिल में दबा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तुम सवाल के साथ अगर दुनिया से जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। नहीं, हाँ बस थोड़ी सी देर में। ग्रेट। एक का सवाल है, ब्रेक कितनी देर में दे रहे हो सर? बस थोड़ी सी देर में। आगे बढ़े? नहीं है। चलो, तो दैट इज ऑल अबाउट द सैक ऑडिट। आपके सामने है, दैट इज गिवन ओवर देयर। और 203 आवाज नहीं, 204 हेडिंग लिखिएगा। सेक्शन 205, ये सेक्शन खत्म, क्लास ये वाली खत्म। ठीक है। फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। हाँ लिख ले, फंक्शंस ऑफ। यार क्या करते हो तुम लोग? फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी के क्या क्या फंक्शन है, सेक्शन 205 पे हैं हम लोग, और व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, इसके बारे में बात करेंगे। लिखेगा, पहला फंक्शन, टू रिपोर्ट द बोर्ड, टू रिपोर्ट द बोर्ड अबाउट द कंप्लायंसेस, टू रिपोर्ट द बोर्ड अबाउट द कंप्लायंसेस ऑफ द लॉ। आपको टाइम टू टाइम रिपोर्ट करते रहना है। किसको? बोर्ड को। किस चीज के बारे में? कि सर सारे लॉ के कंप्लायंसेस हो रहे हैं या सारे लॉ के कंप्लायंसेस नहीं हो रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें कंपनी सेक्रेटरी किसको रिपोर्ट करता है? अच्छा, ये जो फंक्शंस हैं, ये कंपनी सेक्रेटरी के बता रहा हूं जो जॉब में काम करता है, इन अ जॉब, जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो पहला फंक्शन क्या है? बोर्ड ऑफ। अच्छा, क्या कंपनी सेक्रेटरी इज सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंसेस ऑफ द ऑल लॉज? यस। तो आपको टाइम टू टाइम बताते रहना पड़ेगा। किसको? बोर्ड को, कि सर हम सारे लॉ के कंप्लायंस अच्छे से कर रहे हैं। और गेटिंग, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आई डोंट नो कि लोग क्या कहते हैं, बट आपको बता दूं, ये लॉ कंप्लाई करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लॉ कंप्लायंस की जब बात आती है तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और है ना, एक मैंने वीडियो देखी, एक
एक टीचर था, आप लोगों को भी शायद पता हो, कोई सीए का टीचर था, और वो कह रहा है अपनी वीडियो में कि सीए का तो काम ही क्या होता है, नोटिस बनाते हैं। देखिए आपने कोई वीडियो? अंकित ओबरॉय शायद कोई नाम था, सी अंकित ओबरॉय। कह रहा है सीएस का काम ही क्या होता है, कह रहा है सीएस का काम ही क्या होता है, वो तो सिर्फ नोटिस बनाता है और उसे कुछ आता जाता तो है नहीं। तो दैट इज़, और मैं आपको बता दूं कि टू बी वेरी फ्रैंक, अगर किसी लिस्टेड कंपनी की बात आती है तो लिस्टेड कंपनी में हिंदुस्तान में किसी की बस की बात नहीं है कि वो कंप्लाइंस कर दे। हिंदुस्तान के अंदर इन अ लिस्टेड कंपनी कंप्लाइंस करने का काम और ये एक्सपर्टीज ये सिर्फ एक ही प्रोफेशनल के पास है, दैट इज द कंपनी सेक्रेटरी। और ये किसी के बस की बात नहीं है। अगर 10 चार्टेड अकाउंटेंट और 10 कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और 15 एमबीए बीबीए बिठा दोगे ना, तो भी वो कंप्लाइंस नहीं कर पाएंगे जितना एक कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है। दैट इज आर डोमेन, दैट इज आर पावर एंड वी आर एक्सपर्ट इन दैट, बिलीव मी। हमारा जो काम है वो किसी के बस की बात नहीं है, और हम लोग इसी चीज़ के अंदर एक्सपर्ट है, और हमें यही काम करना है, द कंप्लायंसेस ऑफ द लॉ। और याद रखना, किसी भी देश के अंदर कंपनी दोस्तों तभी चल सकती है जब उसके लॉ कंप्लाई हो। अगर रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनी लॉ कंप्लायंस करना बंद कर दे तो वो कंपनी खत्म हो जाएंगी। कंपनी खत्म हो गई तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, देश खत्म हो जाएगा। यानी अगर हम हैं तो देश है, दैट इज द पावर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। हम नहीं तो देश नहीं, दैट इज द पावर एंड दिस इज द रियलिटी। आप मुझे बताओ, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनी क्या लाखों लोगों को इंप्लॉयमेंट दे रही है, नहीं दे रही है? क्या लाखों लोगों के घर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? तो वो कंपनी क्यों चल रही है? बिकॉज ऑफ द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिकॉज ऑफ द कंप्लायंसेस ऑफ द लॉ। और कौन करता है कंप्लायंस? दैट इज द कंपनी सेक्रेटरी। हम हैं जो देश को चला रहे हैं। ये ज्यादा हो रहा है पर यू शुड नो द वर्थ ऑफ द प्रोफेशन। पहली बार नहीं, ये है, दिस इज द रियलिटी। लोगों को पता ही नहीं, सुनाएंगे क्या? उन्हें एक चीज पता है, नोटिस बनाता है। और मैं आपको बता दूं, कंपनी सेक्रेटरी नोटिस नहीं बनाते हैं। ये काम कंपनी सेक्रेटरी अपने ट्रेनीज को देते हैं, बना ले नोटिस, और वो खुशी खुशी बनाते हैं क्योंकि उनको काम सीखने को मिलता है। आर गेटिंग? एनीवेज, कोई भला कंपनी सेक्रेटरी को नोटिस बनाने के 6 करोड़ साल के तो कोई दिन देगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर के कंपनी सेक्रेटरी देव वाजपेयी, द पैकेज इज 6 करोड़ रुपीज, 6 करोड़ रुपए के आसपास। कोई नोटिस बनाने के 6 करोड़ तो नहीं देगा, सोचने वाली बात है। तो आधे गधे लोग हैं, इनको पता है ही नहीं प्रोफेशन है क्या, बकते रहते हैं कुछ भी। एनीवेज, टू रिपोर्ट द बोर्ड अबाउट द कंप्लायंसेस ऑफ द लॉ, और लिखिएगा टू एंश्योर कंप्लायंस विथ सेक्रेटेरियल। और मैं एक चीज आपको बोलूं, एक चीज ध्यान से सुन लेना सारे के सारे, और ये आपकी है ना ड्यूटी है, और ये आपकी ड्यूटी है, और वो ड्यूटी सुन लो सारे। कोई भी, इंक्लूडिंग मैं, कोई भी अगर कभी भी जिंदगी में आपको आपके प्रोफेशन के बारे में अगर गलत बोले तो सर उससे लड़ जाना, उसकी सुन मत लेना। और अगर वो कोई बात बोले ना तो उसे बोल, तू प्रूफ करके दिखा ये कैसे तेरी बात सही, और तेरे बस की, तेरी इतनी औकात कैसे होगी कि तूने प्रोफेशन के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। ये हमारा राइट है यार, कोई हमारे प्रोफेशन को डिग्रेड कैसे कर सकता है। और पता है, मेरा तो खून खोल जाता है अगर कोई सीएस के बारे में कोई कुछ बोल दे, तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूं इसके बारे में, क्योंकि ये एक वो प्रोफेशन है जो आपको फ्यूचर में रोटी देने वाला है। और जो प्रोफेशन आपको आपकी रोजी रोटी देगा फ्यूचर में, उसके बारे में आप बुराई कैसे सुन सकते हो, सोच के देखिएगा। चाहे कोई भी टीचर हो यार, XYZ, प्रोफेशन के बारे में गलत बोले तो टेक द स्टैंड, सर प्लीज टेक योर वर्ड्स बैक, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज वेरी रॉन्ग। आप प्रोफेशन के बारे में यू नो दैट, और पता है इसी वजह से पता है क्या होता है, बच्चा डिमोटिवेट होता है। टीचर बोल देता है इसमें तो कुछ है ही नहीं, प्रोफेशन में कुछ है ही नहीं। अबे प्रोफेशन में कुछ है नहीं, तुम बच्चे को डिमोटिवेट कर रहे हो यार, बच्चा पढ़ेगा कैसे? आईसीएसआई और पूरी इकोनॉमी पागल है, सरकारें पागल है जो प्रोफेशन बनाया हुआ है। तूने आके बोल दिया इसमें कुछ नहीं है, तूने आके बोल दिया नोटिस बनाएगा। आईसीएसआई पागल है, सरकार पागल है जिसने कानून बना रखे हैं, और ये सेक्शन 203 भी पागल है जिसने बोला सीएस अपॉइंट करना मैंडेटरी है। 204 भी बेकार है जिसने बोला सैक ऑडिट करना मैंडेटरी है। बस तेरे को ही सारी अकल है, 2 रख के दिया करो ऐसे लोगों को, और ना रख के दो तो अंदर ही अंदर रख दिया करो। अबे यार, आप समझ रहे हो यार, मतलब हाउ डेयर एनी पर्सन कैन टॉक अबाउट द प्रोफेशन। गुड, तेरी तो हाइट भी अच्छी है, तो दूर से रख के भाग भी सकता है। चलो एनीवेज, चलो सुनो प्लीज, आवाज नहीं। हाँ ठीक है,
ठीक है। टू एंश्योर कंप्लायंस विद द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड लिखो प्यारो। टू एंश्योर कंप्लायंस विद द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, हमारे देश में 4 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड हैं, SS1, SS2, SS3, SS4। लिखेगा SS1 डील विद द बोर्ड मीटिंग, डील विद द जर्नल मीटिंग, डील विद द डिविडेंड, बस आवाज नहीं, और SS4 डील विद द बोर्ड रिपोर्ट। ये चारों सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में जब आएगा टाइम तो करवा दूंगा। ये चारों सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ICSI ने बनाई हैं। और लिखेगा ये जो 2 पहले वाले हैं ना, ये मैंडेटरी हैं। हर कंपनी को, हिंदुस्तान की हर कंपनी को ये पहले 2 SS फॉलो करना मैंडेटरी हैं। बाकी जो 2 है ना वो ऑप्शनल है, करो मत करो आपकी मर्जी है। लिख लो भाई, याद कर लो ये वाली लाइन, आपके सिलेबस में आपको करवाएंगे डिटेल में। तो SS1 SS2 मैंडेटरी एक्चुअली, इट इज एक्चुअली मैंडेटरी, तो दैट इज गिवन ओवर देयर। ठीक है। अच्छा, जब भी कंपनी बोर्ड मीटिंग बुलाएगी और जर्नल मीटिंग बुलाएगी तो कंपनी को ये ना SS1 और SS2 फॉलो करना पड़ेगा। और SS1 और SS2 में क्या लिखा हुआ है कि बोर्ड मीटिंग कैसे बुलानी है, SS2 में क्या लिखा है, जनरल मीटिंग कैसे बुलानी है। तो दीज 2 स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी। अच्छा, तुमने पढ़ा है अकाउंटिंग, अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, पढ़ा हुआ है। उसी तरीके से कंपनी सेक्रेटरीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए हमारे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड मैंडेटरी है और रेलिवेंट है। और आप मुझे बताओ कितने मैंडेटरी है कितने? 4। अच्छा, SS1 डील विद बोर्ड मीटिंग। अच्छा, SS1 में क्या लिखा होगा कि बोर्ड मीटिंग कैसे बुलानी है। अच्छा, SS2 डील विद द जनरल मीटिंग कि जनरल मीटिंग कैसे बुलानी है। SS3 डील विद द डिविडेंड कि डिविडेंड कैसे देना है। और SS4 डील विद द बोर्ड रिपोर्ट। ये कुछ होता है, जब आएगा टाइम तो बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, मैंडेटरी कितने हैं? सिर्फ 2, बाकी 2 क्या है? ऑप्शनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंडेटरी हैं, ये बात लिखी है सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 में। 118 सबसेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि ये दोनों सेक्रेटरी स्टैंडर्ड मैंडेटरी है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात, SS1 एंड SS2 मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी, लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट, पब्लिक, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, व्हाटएवर द कंपनी, हर कंपनी के लिए दोनों स्टैंडर्ड मैंडेटरी है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। नहीं, हर कंपनी में रिलेवेंट है ये। कंपनी सेक्रेटरी होना हो, और जिस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है उसमें भी SS लगेगा। और वो SS कौन कंप्लाई करेगा? कंपनी के डायरेक्टर। लेकिन एप्लीकेबल सबके लिए, हर कंपनी के लिए। और बाकी 2 कौन से हैं? ऑप्शनल। इसको कोई फॉलो नहीं करता, क्यों? क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। लेकिन SS1 SS2 फॉलो करने पड़ेंगे, मैंडेटरी है। याद रहेगी ये बात? यस। एक चीज और सुन लो, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री हु मेक SS मैंडेटरी। पूरे वर्ल्ड में इंडिया ये पहला देश है जिसने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड मैंडेटरी की है। एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को, सारे सुन लो। अच्छा, आपको पता है ये जो CA कोर्स है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इज अ वेरी वेरी गुड कोर्स। आपको पता है दूसरे देशों में भी CA होती है, मालूम है आपको? दूसरे देशों में भी CA होती है। और आपको पता है कि अमेरिका में जो वो अकाउंटिंग का कोर्स है उसे CPA बोला जाता है, मालूम? सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ऐसे दूसरे देशों में भी CA होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो CPA है वो सबसे मतलब बेस्ट माना जाता है वर्ल्ड के अंदर, मालूम है ये बात? मतलब हमारे देश का CA भी बहुत टॉप है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कौन माना जाता है? CPA, द US7। यस। उसी तरीके से जैसे हमारा CS है, तो क्या बाकी देशों में भी CS होती होगी? और आपको जान के खुशी होगी, पूरे वर्ल्ड में ICSI इज नंबर 1। तो जैसे दुनिया बोलती है ना, जैसे हम बोलते हैं कि USA का CPA कर लो, तो वैसे पूरा वर्ल्ड बोलता है क्या कि इंडिया का CS कर लो। इंडिया का जो CS है वर्ल्ड में नंबर 1 कोर्स है। और दुनिया हमें देखती है, हम जो करते हैं दुनिया उसे फॉलो करती है। ICSI जो करता है पूरा वर्ल्ड उसे फॉलो करता है। तो दैट इज द पावर ऑफ ICSI। एंड जो इंडिया है वो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में नंबर 1 है। और अभी मैंने बोला सेक्रेटरी स्टैंडर्ड मैंडेटरी करने वाला इंडिया क्या है? पहला देश है। अब हम जो करते हैं बाकी देश हमें देख देख कर उसे फॉलो करते हैं, उसे कॉपी करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, और आपको भी लगना चाहिए। हाँ जी। कुछ कंट्रीज में है, कुछ 6 से 7 कंट्रीज हैं जहां पर अगर आपने इंडिया की CS कर ली, दुबई, सिंगापुर, मॉरिशस, ऐसे कुछ 6-7 कंट्रीज हैं। अगर आपने इंडिया में CS कर ली
तो मान लो आप दुबई चले जाओ या सिंगापुर चले जाओ, तो वहां पे भी सीएस इंस्टीट्यूट होगा, वहां का, सिंगापुर का। तो आपको वहां पे पूरा कोर्स नहीं करना, वहां के 2 या 3 पेपर और पास करने हैं। मतलब मैं बन गया सीएस, सीएस बन के मैं कहाँ चला गया, सिंगापुर, और सिंगापुर में जाके वहां के 2 या 3 पेपर और मैंने पास करने हैं। और वो 2-3 पेपर पास करने के बाद आई एम एलिजिबल टू बिकम कंपनी सेक्रेटरी इन सिंगापुर एज वेल, इन दुबई एज वेल, इन मॉरिशस एज वेल। तभी तो वो 2-3 पेपर एक्स्ट्रा पढ़ाए जा रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यस, वी कैन वर्क इंटरनेशनली एज वेल, बिकॉज क्यों? बिकॉज हमारा रोब है, हमारे प्रोफेशन का रोब है पूरे वर्ल्ड में। तो आप जा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन पहले इंडिया में बन लो। तो वो पीसीएस को हायर करेगा, लाइक मी। इंटरनल भी मैं ही करूंगा, कंप्लायंसेस, यस। बताया तो था रिटेनरशिप, रिटेनरशिप नहीं बताया? 5,000 पर मंथ, 5 लाख पर मंथ, रिटेनरशिप बताया तो था लास्ट क्लास में। तो आया नहीं थे ना बेटे? हैं? चलो, हाँ। अच्छा, कितने पॉइंट हो गए? 2। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द, पहला बताओ क्या है? रिपोर्ट द बोर्ड अबाउट द कंप्लायंसेस ऑफ द लॉ। दूसरा क्या है? टू एंश्योर व्हाट? टू एंश्योर व्हाट? कंप्लायंस विद द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। तीसरा, दिस इज माय फेवरेट, ये मेरा बहुत फेवरेट है, और लिखिएगा ये क्यों फेवरेट आपको पता चलेगा। अच्छा, इसको है ना ABC लिखना है यार, ABC, C लिखिएगा। एनी अदर फंक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब। खत्म हो गया, सेक्शन 205 खत्म। एनी अदर फंक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, फिर पूरे कंपनीज एक्ट में कोई बताएगा मुझे, जब ये प्रिस्क्राइब शब्द आता है तो ये प्रिस्क्राइब करता कौन है? हाँ जी, तो ये प्रिस्क्राइब करने की पावर किसके पास है? एमसीए। एमसीए को सीजी बोलते हैं। डफरो, एक एमसीए की आवाज लगा रहा है, एक सीजी के लगा रहा है, दोनों एक ही तो हैं। तो ये प्रिस्क्राइब कौन करता है? एमसीए एंड सीजी। और सीजी प्रिस्क्राइब कैसे करता है? बाय मेकिंग रूल्स। और रूल बनाने की पावर इनको कौन से सेक्शन ने दी है? क्या बात है, 469। रुक जाओ मोहित सर, रुक जाओ ना, बहुत बोलते हो आप। आगे बढ़े, तो दैट इज सेक्शन। और ये रूल बनाएंगे, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, सीजी ने रूल बना रखे हैं? लिखेगा यस, सीजी ने रूल बना रखा है यहाँ पे, रूल 10, रूल 10। और रूल 10 में लिखेगा सेक्शन 205 रेड विद रूल 10। और रूल 10 में और भी फंक्शन प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। क्या आप जानना चाहेंगे वो फंक्शन क्या है? नहीं यार, अभी पर वो है ना, फिर वो फ्लो टूट जाएगा। इसके बाद फिर क्लास ही खत्म कर देंगे, बस जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है? तो बता दो वेरियस फंक्शन जो रूल 10 में लिखे हैं, लिखेगा पहला, फटाफट नोट करेंगे टू प्रोवाइड गाइडेंस, फटाफट लिखो, गाइडेंस टू द बोर्ड अबाउट देयर ड्यूटी। मतलब टू प्रोवाइड बोर्ड ऑफ, मतलब सीएस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गाइडेंस देगा, अपना काम ऐसे ऐसे कर ले। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कुछ अता पता नहीं है, सीएस बताएगा कि तेरी क्या क्या ड्यूटीज है। डोंट यू थिंक अच्छा लग रहा है? हम बोर्ड को, हम मुकेश अंबानी को बताएंगे, चल ऐसे कर। तेरा लड़का कहाँ है? तेरा लड़का क्यों नहीं आया आज? अच्छा, उसका लड़का भी डायरेक्टर होगा। तेरा लड़का कहाँ है? छोटू कहाँ है? शादी में गया है? अच्छा हाँ, शादी भी तो हो रही है भाई की, या हो गई है? अभी तो मंगनी हुई है शायद। हाँ, मैं बुलाया तो था, फिर मैं गया नहीं, मैंने कहा क्लास है तो मुकेश बोला कोई बात नहीं, आपको गिफ्ट यही भिजवा देंगे। मुक्कू या बुलाया था, बट यू नो आई एम बिजी। तो उसने बोला चलो सर कोई बात नहीं, देश के भविष्य का सवाल आप पढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है। पॉइंट नंबर 2, बस उन्हें क्या पता भविष्य कैसा है पॉइंट नंबर 2 लिखेगा टू फैसिलिटेट अच्छा, पता है कंपनी में 2 तरीके की मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग।
तो कोई बताएगा ये बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग बुलाने का काम कौन करेगा? फैसिलिटेट कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग्स। बहुत बढ़िया है। टू फैसिलिटेट कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग। अच्छा, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग बुलाने का काम कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी बोलो, वो करवाई किसी से वो एक अलग बात है, कंपनी सेक्रेटरी बोलो, अच्छा लगता है, लिखेगा। टू ऑब्टेन वेरियस अप्रूवल। अगर कंपनीज एक्ट में कोई अप्रूवल लेनी है, कभी आरओसी की, कभी आरडी की, कभी आरबीआई की, कभी सैबी की, तो वो कभी स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो सारी अप्रूवल कौन लेगा? द वन एंड ओनली, द आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, द आउटस्टैंडिंग, द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द कंपनी सेक्रेटरी, दैट इज द फंक्शंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। टू रिप्रेजेंट बिफोर वेरियस रेगुलेटर। इसका मतलब क्या है? और ये गैस का रेगुलेटर नहीं है, ये कौन सा रेगुलेटर है? सैबी, आरबीआई, आरओसी, आरडी। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी आरबीआई का बुलावा आ जाए कि ये एक्सप्लेन करो, तो उसके सामने रिप्रेजेंट कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। डायरेक्टर नहीं जाएंगे, डायरेक्टर तो वैसे ही दुबक जाएंगे डर के मारे, आरबीआई ने बुलाया है, तो सर कौन जाएगा? कंपनी सेक्रेटरी। और कंपनी सेक्रेटरी को क्या नॉलेज होगी आरबीआई लॉज की? यस। तो वहां पे जाके वो इंग्लिश में पटर पटर बोल देगा, ऐसे ऐसे होता है, और काम हो जाएगा। हिंदी में बोल सकता है, हिंदी में बोल सकता है हाँ जी ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं, पंजाबी में भी बोल सकता है, उड़िया में भी बोल सकता है बस उसे समझ में आना चाहिए सामने वाला है क्या। एनीवेज, लिखेगा टू असिस्ट बोर्ड इन कंडक्ट इन बिजनेस ऑफ द कंपनी। कंपनी का बिजनेस करने में भी कंपनी सेक्रेटरी हेल्प कर सकता है। छोटी छोटी बातें कुछ है नहीं इसमें, लिखेगा टू एंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, जब मैं लिखता हूं ना टू एंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो इसका क्या मतलब है? इसकी तो कहानी अलग है भाई। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है तुम सारे लॉ अच्छे से कंप्लाई कर रहे हो, यू आर कंप्लाइंग ऑल द लॉज ब्यूटीफुली। हाँ, साथ कॉर्पोरेट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, मैं बिजी था ना। किसको? हाँ, मेरे को नहीं करेंगे तो इनका फंक्शन कैसे होगा? तो मैंने अभी बताया, मैंने क्या बोला अभी? यस किया था। तो हम तो हैं ही लिमिटेड एडिशन, तेरे को दिख नहीं रहा मैं लिमिटेड एडिशन हूं? आंखें खराब है तेरी? बताओ यार। कह रहा लिमिटेड लोगों को बुलाते हैं, मैं लिमिटेड में भी लिमिटेड हूं। यस चलो, एनीवेज, टू एंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसका मतलब होता है टू कंप्लाई, सारे लॉज कंप्लाई करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लिखेगा टू डिस्चार्ज such other function as assigned by board। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो आपको काम बोले वो काम आपको करना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो आपको काम बोले वो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, डायरेक्टर के घर में, डायरेक्टर के, ध्यान से सुनना, इट्स वेरी टेक्निकल पॉइंट। तो डायरेक्टर जो आपको काम देंगे वो भी आपको करना पड़ेगा, दैट इज ये लॉ में लिखा हुआ है। तो एक दिन क्या हुआ, डायरेक्टर के घर में मेड नहीं आई, तो डायरेक्टर आपको बोल रहा है आज मेड नहीं आई, आप घर पे जाके पोछा मार दो। विल यू डू दैट? क्यों? बट ये तो 7th लिखा हुआ है पॉइंट। अच्छा, कंपनी का काम करना है। अच्छा, अब सुना, फिर डायरेक्टर ने क्या बोला? डायरेक्टर ने बोला आज हमारी कंपनी में भी मेड नहीं आई है तो एक काम कर, घर पे पोछा मत मार, कंपनी में तो मारी दे, लॉ से रिलेटेड। वाह, तो पोछा नहीं मारना है, और डायरेक्टर कुछ भी बोल देगा वो नहीं करना, वो काम करना है विच इज रिलेटेड विद द कंप्लायंसेस ऑफ द लॉ। यस, ऐसे तो वो कुछ भी बोल देगा, तो वो बोलेगा मेरी बीवी को सब्जी दिलवा के लिया, तो आप उसकी बीवी को सब्जी दिलवा के नहीं लाओगे। लेकिन अगर उसकी बीवी नीता अंबानी है तो जा भी सकते हैं। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? जा सकते हैं। यस, एनीवेज, कुछ नहीं बोला मैंने, लिखेगा टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन एज में बी, बस
as may be prescribed by act और रूल्स। और सर अगर किसी भी एक्ट या किसी भी रूल में कंपनी सेक्रेटरी के लिए कोई भी फंक्शन बता रखा है वो भी आपको करना पड़ेगा। इट्स लाइक अ लॉलीपॉप क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं, ये सारे काम आपको करने हैं और ये 5 नंबर का पेपर में आता है। अगर तुमने इसका भी जवाब नहीं लिखा तो पेपर के अंदर ही अपना सिर फोड़ लेना, पेपर से बाहर निकल के मत आना, अपने आप को उसी एग्जामिनेशन हॉल में टॉयलेट में जाके अपने आप को लॉक कर लेना और बोलना मैं वापस नहीं आऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये जरूरी है ऐसा क्वेश्चन। और उसके बाद तुम और ये मत बोल देना ये आउट ऑफ सिलेबस था, वह मिलेगा नहीं। बाथरूम में तो मिल जाएगा, तो वहीं डूब जाना, ये भी ठीक है। गुड। हाँ गुड। क्या ये फंक्शन समझ में आ गया आप लोगों को? हैव यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छा, मुबारक को 3 सेक्शन कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? 203, 203, 203, 203, 204, 205। क्या ये चैप्टर खत्म हो गया कंपनी सेक्रेटरी का? नो, ये चैप्टर अभी दोस्तों खत्म नहीं हुआ है, इस चैप्टर को खत्म करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। अब ब्रेक हो 15 मिनट्स, लंच ब्रेक है और 15 मिनट के ब्रेक के बाद वी स्टार्ट DIGL। कौन सा इंट्रोडक्शन? आ जाओ भाई, अरे 2 मिनट बैठ जाओ बस प्लीज, अभी बैठना। अच्छा सुनो, रेज योर हैंड, कौन कौन इंग्लिश में आके अपने बारे में 10 सेंटेंस बोल सकता है इंग्लिश में? एनीबडी? आप आ जाओ जल्दी जल्दी, नेक्स्ट क्लास। अच्छा मैंने बताया आपको, चलो देखते हैं अभी। अरे जगह दे दो लड़के को, एक बार तालियां बजा दो। क्या नाम है आपका? अच्छा ये ना आधा नर्वस होगा, ये ताली बजाने से और पूरा नर्वस हो गया। ये ताली बजाने का नुकसान है। अच्छा पहले आप ये पहले बताओ, आप नर्वस हो? बिल्कुल भी नहीं हो? कॉन्फिडेंट हो? आप अंग्रेजी में बोल दोगे? आ जाओ आ जाओ, कैमरे में देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है? शिवांश। अच्छा इंग्लिश में बोलोगे हिंदी में बोलोगे? इंग्लिश में बोलना भाई, इंग्लिश में। आ जाओ यार, तुम ताली ऐसे बजा रहे हो जैसे इसे फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया हो। 10 सेंटेंस काउंट करेंगे एक एक करके। यस, बस चुप, आवाज नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं। Good afternoon. हाँ बोल बोल। Hello. Good afternoon, everyone. First of all, thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Shivansh Rai. I am basically from Uttar Pradesh. I am 19 years old. My father's name is Mr. Vijendra Rai. He is teacher, and my mother's name is Mrs. Dina Rai. She is also teacher, and I have two brothers. My hobby is reading book. आवाज नहीं, बिल्कुल चुप। I am pursuing CS with BCom, and ये बढ़िया है। लास्ट पॉइंट। I want to become a successful qualified CS. अब पता है एक बात मैं आपको बता दूं कि आप सोच के देखिए कि इसने शिवांश ने 10 पॉइंट बोले हैं और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल बेकार बोले हैं। सुना मेरी बात? लेकिन जो ये तालियां हैं और जो एप्रिसिएशन है वो इसलिए है कि आप यहाँ से उठकर यहाँ तक आए हैं। मुझे लगता है ये बड़ी बात है। लेकिन एक आपके लिए एक नेगेटिव चीज़ मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। पूरी क्लास में 2-3 बच्चे तैयार हुए पहली बात तो बोलने के लिए, और जो आप बोल रहे हो ना, ये मैं आपको पॉजिटिविटी के लिए बता रहा हूँ, इंप्रूवमेंट के लिए बता रहा हूँ। दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज।
आप अगर अपने बारे में 10 सेंटेंस ऐसे बोलोगे तो आप सोचिएगा कंपनी सेक्रेटरी, जब आप जनरल मीटिंग में 2000 शेयर होल्डर सामने बैठे होंगे ना, और वो बड़े बड़े शेयर होल्डर आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, हाउ यू कम्युनिकेट विद दोज पीपल, बैंड बजा देंगे वो आप लोगों की। और गेटिंग दैट इज अ विजन जो आपको पहुंचना है। यू आर नथिंग राइट नाउ, बट आपको मेहनत करनी है, आपको अपने बोलने पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, बहुत सारी चीज़ों पे मेहनत करनी है। आप देख रहे हो, आपको पता ही है कैसा बोला आपने, माई नेम इज, ये सेंटेंस है ना दूसरी क्लास का बच्चा भी नहीं बोलता है। लेकिन मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इंप्रूव कर पाएं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वहां से उठकर यहां तक आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि पूरी क्लास में से सिर्फ आप ही आए। तो दैट इज अप्रिसिएशन फॉर यू, बट फॉर द इंप्रूवमेंट बहुत कुछ सीखना है आपको, और आपको नहीं सबको ही सीखना है। नहीं तो आप जनरल, याद है जनरल मीटिंग की वीडियो दिखाई थी, 2000 शेयर होल्डर बैठे होंगे सर, मैं बता रहा हूं वैसे ही वहां पे खड़ा नहीं हो जाएगा आपसे एट द स्टेज। दैट्स अ बिग डील। तो इसको थोड़ा सा इंप्रूव करें, पर्सनैलिटी इंप्रूव करें, ये बहुत जरूरी है। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।